हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट जो है मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूँ। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस की बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि एक तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसको जो है मैंने खुद ही डिजाइन करा है और यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करा है। इसमें जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं और इससे पहले जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसको भी मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिएगा, जिससे कि जो है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं तो आप उनको आराम से अटेम्प्ट कर पाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ जिन स्टूडेंट ने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं करा है तो वो जो है मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप जो है उसको जाके वॉच कर सकते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले प्लेलिस्ट को देख लें, उसके बाद में जो है प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को, मतलब कि पूरा क्वेश्चन पेपर है तो इसमें पहले सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहले सेक्शन में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ लोएस्ट प्रेसिडेंस, मतलब कि इनमें से जो है कौन से ऑपरेटर का सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो अगर हम बात करें लोएस्ट की तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर एंड। एंड क्यों होगा? क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। जितने भी ऑपरेटर यहाँ पे दे रखे हैं इन सब में जो है सबसे कम इसका प्रेसिडेंस होता है। और जिन बच्चों को नहीं पता है प्रेसिडेंस, तो वो समझ लीजिए प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में कई सारे ऑपरेटर आ रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, कौन सा बाद में होगा, इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? एंड का। अगर ये सारे के सारे ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो सबसे बाद में जो है आपका एंड इवेल्युएट होगा। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल वर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शंस दे रखे हैं, इस तरीके से जो फंक्शन दे रखे हैं, फाइंड है, इंडेक्स है, पार्टीशन है, स्प्लिट है, तो इनमें से कौन सा फंक्शन जो है लिस्ट बना के जो है वर्ड को रिटर्न करेगा और जो लिस्ट में वर्ड रहेंगे वो स्ट्रिंग टाइप के रहेंगे। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लिट। स्प्लिट मेथड जो है वो क्या करता है? लिस्ट बना के आपको रिटर्न करता है। और ये जो मेथड है किससे स्प्लिट करता है? बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिट करता है। तो इसका आंसर स्प्लिट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब कि नीचे ये जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल के नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर हेयर नाम से क्या है? एक स्ट्रिंग है। फिर बोला गया है सैम्पल डॉट फाइंड ई। तो ई की अगर हम बात करें तो देखिए एक बार ई यहाँ पे है और एक बार ई यहाँ पे है, मतलब कि ई जो है 1 इंडेक्स पे है और जो है 3rd इंडेक्स पे है। तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है? फाइंड फंक्शन जहाँ पे भी स्ट्रिंग पहली बार मिलती है उसी इंडेक्स को ये रिटर्न करता है। तो पहली बार कहाँ मिल रही है? 1st इंडेक्स पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस तरीके से जो है यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन, मतलब कि यहाँ पे लिस्ट दे रखी है तो इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं होता है। तो अगर हम बात करें तो देखिए रेज भी होता है, ट्राई भी होता है और विद भी होता है। वेल हमारा कोई भी कीवर्ड नहीं होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, वेल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब कि सिंपली यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट पूछा जा रहा है कि जब ये कोड चलेगा तो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोल रखा है कि इस कोड से क्या होगा? द प्रोग्राम विल लूप इनडेफिनेटली। इसके अलावा बी वाले ऑप्शन में बोला है, द वैल्यू ऑफ नंबर विल बी प्रिंटेड एग्जैक्टली 1 टाइम। सी में बोला है, द व्हाइल लूप विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड। इसके अलावा डी में बोला है, द वैल्यू ऑफ नंबर विल बी प्रिंटेड एग्जैक्टली 5 टाइम्स। तो यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो लूप है वो आपका इनडेफिनेटली टाइम चलेगा, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे इन्फिनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। देखिए समझ लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो नंबर के नाम से एक वेरिएबल है, फिर लिखा है व्हाइल नंबर लेस देन और इक्वल 5, मतलब कि ये लूप जो है वो आपका तब तक चलता रहे जब तक कि नंबर की वैल्यू लेस देन रहे या फिर इक्वल रहे किसके? 5 के। फिर यहाँ पे बोला है कि अगर नंबर की वैल्यू लेस देन 5 है तो क्या करो? नंबर में कर दो +1 और जो न्यू वैल्यू बने उसको क्या करो? फिर से दोबारा से नंबर में ही स्टोर कर दो और उसके बाद में नंबर को प्रिंट कर दो। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या
कि जो नंबर वाली वैल्यू है यहाँ पे, जब यहाँ पे बोला गया है कि नंबर की वैल्यू लेस देन 5 हो, तो यहाँ पे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नंबर की वैल्यू 5 है। तो ये बोल रहा है अगर नंबर की वैल्यू 5 से कम हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है नंबर इक्वल 5, तो यहाँ बोला है कम हो तब क्या हो, उसमें प्लस हो, तो यहाँ पे प्लस तो होगा ही नहीं, सिंपली क्या होगा 5 प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा नंबर 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर से आपका लूप चलेगा तो नंबर की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो 5 ही रहेगी, तो यहाँ पे जो लूप वाली कंडीशन है वो हर बार क्या होगी ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से लूप तो आपका चलता ही रहेगा और 5 जो है वो आपके प्रिंट होते हुए चले जाएंगे, बार बार 5 जो है प्रिंट होता रहेगा। तो इस तरीके से ये इन्फिनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखे हैं बोथ टपल एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल, मतलब कि टपल और जो लिस्ट है वो दोनों ही इम्यूटेबल होते हैं, तो गलत है स्टेटमेंट। एक म्यूटेबल होता है और एक क्या होता है इम्यूटेबल होता है, मतलब कि जो टपल होता है वो तो इम्यूटेबल होता है, जो लिस्ट होती है वो क्या होती है म्यूटेबल होती हैं। बी वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है टपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल, तो यही वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड डू, मतलब कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है ये क्या करेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली dict1 के नाम से एक डिक्शनरी दे रखी है, फिर यहाँ लिखा गया है dict1 डॉट अपडेट, और अपडेट में जो है इस तरीके से डिक्शनरी को डाल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा सिंपली जो डिक्शनरी होगी, मतलब कि dict1 वाली जो डिक्शनरी है उसमें ये वाली डिक्शनरी क्या होगी अपेंड हो जाएगी, मतलब कि ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन इसी तरीके से दे रखे हैं कि क्या करेगा ये कोड, इट विल क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी नेम dict1, इस नाम से क्रिएट करेगा, एंड ओल्ड डिक्शनरी क्या होगी डिलीट हो जाएगी, मतलब कि ये कह रहा है कि पुरानी वाली तो डिलीट हो जाएगी, dict1 के नाम से नई वाली क्रिएट हो जाएगी, तो ये तो होगा नहीं, पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है इट विल थ्रो एन एरर, मतलब कि एरर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एरर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि डिक्शनरी में आप अपडेट नहीं कर सकते। सी वाले की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है इट विल सिंपली अपडेट डिक्शनरी एज, मतलब कि सिंपली क्या करेगा डिक्शनरी को अपडेट कर देगा, और किस तरीके से अपडेट करेगा इस तरीके से अपडेट कर देगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है सिंपली ये वाली जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो रही है dict1 में, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन रेफर्ड टू एज, मतलब कि जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन किए जाते हैं उन वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए में बोला है स्टैटिक वेरिएबल, बी में बोला है ग्लोबल वेरिएबल, सी में बोला है लोकल वेरिएबल, और डी में बोला है ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं उनको ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है, और जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उनको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट स्लैश पैरामीटर वाइल डिक्लेयरिंग अ फंक्शन इन द फॉलोइंग कोड, मतलब कि यहाँ पे ये कोड दे रखा है, तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं इन आर्ग्यूमेंट का आपको टाइप बताना है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला है कि नम1 क्या है पोजिशनल या फिर रिक्वायर्ड पैरामीटर है, और जो num2 है वो क्या है डिफॉल्ट पैरामीटर है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है num1 क्या है हमारा पोजिशनल पैरामीटर है, पैरामीटर बोलिए या आर्ग्यूमेंट बोलिए लगभग बात एक ही होती है। और इसके बाद में जो num2 है वो क्या हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू यहीं पे डिफाइन की हुई है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें बोला है द ओपन फंक्शन ऑफ द टेक्स्ट फाइल रिटर्न्स अ डैश ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो ओपन फंक्शन होता है वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। तो ये जो है आपको रिटर्न करता है फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट को, इसका आंसर हो जाएगा फाइल। फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट को जो है ओपन फंक्शन रिटर्न करता है जब आप जो है टेक्स्ट फाइल के साथ में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सेस मोड इज यूज टू ओपन बाइनरी फाइल इन राइट मोड ओनली, मतलब कि यहाँ पे जो है कुछ फाइल के ओपनिंग मोड दे रखे हैं, तो कौन सा फाइल का ऐसा मोड है यहाँ पे दिया हुआ जिससे कि हम बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए गलत आंसर लिख गया है, डी लिख गया है, मतलब कि आर लिख दिया है, तो इसको आप सही कर लेना। इसका करेक्ट आंसर जो है ए रहेगा। WB मोड जो है वो राइट मोड में ओपन करने के लिए यूज होता है बाइनरी फाइल को, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है इन द स्टैक इफ यू ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक देन इट इज कॉल्ड, मतलब कि एक एम्प्टी स्टैक है और उसमें से अगर आप एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे एम्प्टी स्टैक बोला जाता है, ओवरफ्लो ऑफ स्टैक बोला जाता है, अंडरफ्लो ऑफ स्टैक बोला जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
अंडरफ्लो ऑफ स्टैक जो है इस चीज़ को बोला जाता है। और ओवरफ्लो स्टैक कब बोला जाता है, ये जो है उस कंडीशन में बोला जाता है जबकि आपका कोई स्टैक है जिसका साइज फिक्स है, मान लीजिए 4 है या 5 साइज है, और उससे ज़्यादा जो है हम एलिमेंट एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि स्टैक हमारा फुल हो चुका है और उसके बाद में हम उसमें एलिमेंट को एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो उस सिचुएशन को बुलाया जाएगा ओवरफ्लो ऑफ स्टैक। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है द डैश इज अ फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। भाई एक ऐसा फिजिकल पाथ जिससे जो है मैसेज सेंडर से रिसीवर तक ट्रैवल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है प्रोटोकॉल, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडिया या फिर सेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया से होकर क्या होता है, हमारा मैसेज ट्रैवल करता है सेंडर से रिसीवर तक। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। भाई यहाँ पे कुछ टोपोलॉजी दे रखी है, तो इनमें से जो है कौन सी वाली जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो पहले की अगर हम बात करें तो स्टार टोपोलॉजी होती है, सेकंड की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी भी होती है, थर्ड की अगर हम बात करें तो बस टोपोलॉजी भी होती है, और फोर्थ की अगर हम बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कोई भी नहीं होती है। पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपका क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, जिसको कि ट्रिपल पी भी बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ये जो हमारी टोपोलॉजी नहीं होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड इन अ टेबल। भाई किसी भी टेबल में अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन में है ए फॉरेन की, बी डिफरेंट की, सी प्राइमरी की, और फोर्थ है अल्टरनेट की। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की जो हमें यूनिक रिकॉर्ड को एंटर करने में हेल्प करती है, मतलब कि आपके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की आपकी लग सकती है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल प्रोड्यूस एन एरर ऑन एग्जीक्यूशन। भाई यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो आपको एरर देगा जब उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा एसक्यूएल में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एरर देगा डी वाला। और डी वाला क्यों देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ईएमपी आईडी, और इसके बाद में लिखा है वेयर ईएमपी आईडी इक्वल 1009 एंड लास्ट नेम इक्वल गुप्ता। तो यहाँ पे जो कंडीशन वाला पार्ट है वो तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने टेबल का नाम नहीं बताया कि जो डेटा है वो कहाँ से उठाना है, कौन सी टेबल से उठाना है, टेबल का नाम नहीं है। बाकी जितनी भी इससे ऊपर वाली क्वेरी है उनमें देखिए टेबल का नाम दे रखा है। यहाँ पे देखिए ईएमपी है, यहाँ पे भी ईएमपी है, और यहाँ पे भी ईएमपी है। तो यहाँ पे टेबल का नाम नहीं बताया कि कौन सी टेबल से डेटा उठाना है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन क्या देगा, एरर देगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में जो है आपको क्या होता है, एक असर्शन दे रखा होता है और रीजनिंग दे रखी होती है। और रीजनिंग के बारे में आपको बताना होता है कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कि असर्शन करेक्ट है और जो रीजनिंग है दोनों ही करेक्ट है, और जो रीजनिंग है वो क्या कर रही है, असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है। तो अगर ये वाली बात है तो आप ये ऑप्शन को टिक करेंगे, और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजनिंग है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो आप बी वाले ऑप्शन को करेंगे। और सी की अगर हम बात करें कि असर्शन सही है और जो रीजनिंग है फॉल्स है, तो इस केस में आप सी करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि असर्शन आपका फॉल्स है और रीजनिंग सही है, तो उस केस में आप डी ऑप्शन करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 17 वाले क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है द लिस्ट डेटा टाइप कैन बी मॉडिफाइड इवन आफ्टर इट्स क्रिएशन, कि लिस्ट टाइप की डेटा टाइप को हम क्रिएट करने के बाद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब कि असर्शन यहाँ पे सही है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बोला है द बिल्ट इन फंक्शन इंसर्ट अलाउज टू ऐड एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसर्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप स्पेसिफाइड पोजीशन पे लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे जो रीजनिंग है वो ए वाले ऑप्शन की जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, मतलब कि असर्शन की जो है ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ये बस बता रहा है कि इंसर्ट मेथड की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, लेकिन स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीजनिंग है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है। तो ये वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आर का मतलब रीजनिंग है, ए का मतलब है असर्शन। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इसमें असर्शन दे रखा है पॉप ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन अ एम्प्टी स्टैक। भाई ये कह रहे हैं कि जो पॉप ऑपरेशन होता है उसको आप एम्प्टी स्टैक पर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि भाई हम एम्प्टी स्टैक में से कैसे डिलीट कर सकते हैं। पॉप का मतलब होता है डिलीशन से। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बोलना है इफ स्टैक इज एम्प्टी देन एरर ऑफ अंडरफ्लो विल कम एंड प्रोग्राम विल एग्जिट। मतलब कि कह रहे हैं कि अगर मान लो स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में आपको एरर मिलेगा स्टैक अंडरफ्लो। और ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब कि ये स्टेटमेंट सही तो है ही है, और साथ साथ जो असर्शन दे रखा है उसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्योंकि वहां पे बोला था कि एम्प्टी स्टैक है तो आप उसमें से डिलीट नहीं कर सकते, मतलब कि पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए बता रहा है कि अगर आप करने की कोशिश करेंगे एम्प्टी स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में आपको एरर मिलेगा अंडरफ्लो वाला। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो आ रहा है वो हमारी एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मतलब कि रीजनिंग हमारी असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो हमने इस क्वेश्चन पेपर के ए सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के बी सेक्शन को। तो सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से, और इसमें बोला गया है रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एरर एंड अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। मतलब कि यहाँ पे नीचे कोड दे रखा है, तो उसको जो है आपको करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कोड दे रखा है, तो इस कोड को जो है आपको करेक्ट करना है, जहाँ जहाँ भी इसमें मिस्टेक है उसको करेक्ट करना है, और उसके बाद में सही कोड को लिखना है। और जहाँ पे भी आप करेक्शन करेंगे तो उस पार्ट को जो है आपको क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए क्या एरर है यहाँ पे। सबसे पहले एरर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एरर है वो आपका यहाँ पे है सेकंड लाइन में। देखिए यहाँ पे जो है कॉलन लगा हुआ नहीं है। इसके अलावा देखिए सेकंड एरर कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो वेल है वो कैपिटल में और यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल में कर दिया। इसके बाद में थर्ड एरर जो है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एल्सिफ, तो एल्सिफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एलिफ, और वो आएगा आपका स्मॉल में। इसके बाद में अगर हम बात करें एरर की, तो एरर जो है आपका फिर यहाँ पे है। देखिए एल्स के बाद में कॉलन लगने थे, तो यहाँ पे कॉलन लगे हुए नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे एरर थे, तो इसको क्या करना है, आपको करेक्ट करके लिख देना है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने करेक्ट करके कोड को लिख दिया है। हालांकि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करा है, आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन भी करना होगा। जैसे कि यहाँ पे करेक्शन कराया तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, इसी तरीके से जो है यहाँ पे करेक्शन कराया तो यहाँ अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ करेक्शन कराया तो यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी एरर होंगे वहाँ क्या करेंगे, आप अंडरलाइन कर देंगे, मतलब जो करेक्शन करा है आपने उसको अंडरलाइन भी कर देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल। भाई कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल में यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। मतलब कि जो दो प्रोटोकॉल होते हैं HTTP और HTTPS, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में चॉइस है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम दोनों का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं आंसर की, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप लिख लेंगे ट्विस्टेड पेयर एक साइड में और एक साइड में लिख लेंगे कोएक्सियल केबल। डिफरेंस बताने के लिए आप इस तरीके से जो है पेज को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पॉइंटों में भी डिफरेंस बता सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर हम बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ टाइप ऑफ केबल मेड अप ऑफ 2 इंडिविजुअल इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब कि 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं जो कि ट्विस्ट किए हुए होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। और कोएक्सियल केबल की अगर हम बात करें तो कोएक्सियल केबल को कोएक्स भी बोला जाता है। और ये जो केबल होती है इसमें क्या होता है, इसमें भी इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, लेकिन इसमें जो वायर होता है वो कहाँ होता है, मिडल में होता है, और बाकी जगह क्या होती है, एक ब्रेडेड शीट लगी हुई होती है। तो जो आपने देखा होगा, मतलब कि जो टीवी का सेटअप बॉक्स होता है तो उसमें आपने देखा होगा एक वायर लगा रहता है, तो वही होती है हमारी कोएक्सियल केबल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी बैंडविड्थ की, तो इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, मतलब कि कह सकते हैं एक तरीके से स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते ट्विस्टेड पेयर केबल में। जबकि कोएक्सियल केबल की जो बैंडविड्थ होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होती है, इसमें जो है एक टाइम में ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस तरीके से 2 डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो कोई और डिफरेंस भी लिख सकते हैं, मतलब कि कोई भी 2 डिफरेंस आपको यहाँ पे लिख देने हैं। अब बात करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया था कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे भी जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे HTTP लिख लिया और HTTPS इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पे पहले HTTP की अगर हम बात करें तो HTTP क्या है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा एक्सचेंज ऑन द वेब। भाई किसी भी डेटा को जो है वेब पे एक्सचेंज करने के लिए ये क्या है, एक फाउंडेशन है, एक प्रोटोकॉल होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब कि जो वेब पेजेस होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए जो है इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो HTTPS है वो क्या है, HTTP का ही एक वेरिएंट है, मतलब कि कह सकते हैं इसका एक एडवांस वर्जन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या है, जब HTTP के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है वेब पे तो वो क्या होता है, अनइनक्रिप्टेड होता है, मतलब कि वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है, सिक्योर नहीं होता है। जबकि HTTPS में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एस लगाया गया है उसका मतलब ही है सिक्योर। तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो मुझे लग रहा है दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है आउटपुट। पहले पूछा गया है इस कोड का आउटपुट और उसके बाद में पूछा गया है इस वाले कोड का आउटपुट। तो बात कर लेते हैं दोनों के आउटपुट की। तो पहले बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के आउटपुट की। तो यहाँ पे जो है एक टपल दे रखा है tub1 के नाम से, और उसके बाद में नीचे एक और टपल दे रखा है tub2 के नाम से, और इसके बाद में जो है यहाँ पे tub2 को प्रिंट कराया जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, टपल 1 में जो वैल्यू है वो है 2, 4 एंड 3। इसके बाद में क्या करा, यहाँ पे tub1 इंटू 2 कर दिया, तो क्या होंगी जो वैल्यू होंगी ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या होंगे, रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे जो है एक न्यू टपल बनेगा tupl2 के नाम से, क्योंकि यहाँ पे देखिए tub2 लिखा हुआ है, तो tub2 के नाम से क्या बनेगा, नया टपल बनेगा। और यहाँ पे जो न्यू वैल्यू आएंगी वो क्या आ जाएंगी, 2, 4, 3, फिर इसके बाद में 2, 4, 3। इस तरीके से 2 बार रेप्लिकेट होकर आपका न्यू टपल क्रिएट हो जाएगा tupl2 के नाम से। और किसी बच्चे के माइंड में अगर ये कन्फ्यूजन आ रहा हो कि टपल जो है इम्यूटेबल होते हैं तो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, तो चेंजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो टपल है आपका tupl2 के नाम से, मतलब कि tub2 के नाम से एक न्यू टपल है ये। आप जो है उसी टपल में चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन नया टपल बना के जो है आप चेंजेस करके स्टोर वैल्यू कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। तो इसका आंसर जो है इस तरीके से हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके बी वाले पार्ट की। तो बी वाले पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ के नाम से एक लिस्ट दे रखी है और उसके बाद में यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है और लूप में बोला गया है फॉर आई इन रेंज 1, 4, मतलब कि जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 3 टाइम चलेगा। क्यों चलेगा 3 टाइम, क्योंकि जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास में जो वैल्यू जाएंगी वो जाएंगी 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है फॉर लूप में इंक्लूड नहीं होती है। मतलब कि जब आप रेंज फंक्शन लगा देते हैं तो उस केस में अपर लिमिट जो होती है वो आपकी इंक्लूड नहीं होती है। अगर आपकी लूपिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उसको क्लियर कर लीजिए। देखिए मैं बार बार बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप जो है आउटपुट को अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लूपिंग के कॉन्सेप्ट हो गए या स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट हो गए कि स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस करते हैं या फिर लिस्ट को कैसे स्लाइस करते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। अगर आपने क्लियर नहीं कर रखे हैं तो आप जो मेरे वीडियोस को देख के क्लियर कर सकते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखे हैं। अगर आप जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मेरे चैनल से कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आउटपुट की। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जो वैल्यूज़ वाली लिस्ट है उसमें अपेंड की जा रही है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई के फर्स्ट टाइम में वैल्यू आएगी क्या आपके 1, तो 1 अपेंड हो जाएगी किसमें, वैल्यूज़ में। मतलब कि जो वैल्यूज़ वाली लिस्ट है उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा 1, इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे लूप के अंदर ही इसको प्रिंट कराया जा रहा है, मतलब कि जो वैल्यूज़ वाली लिस्ट है वो यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगी। तो पहली बार में आपका इस तरीके से आउटपुट आएगा, फिर सेकंड टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिस्ट बनेगी। 1 तो पहले ही आ चुका है, इसके बाद में सेकंड टाइम आई की वैल्यू जाएगी कितनी, 2, तो आ जाएगा 1, 2। 2 एलिमेंट हो जाएंगे तो दोनों एलिमेंट इस तरीके से लिस्ट में प्रिंट हो जाएंगे, मतलब कि पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में जो है नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो जाएगी वैल्यू 3, और इस बार में क्या होगा, इस बार में हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब कि इस तरीके से आपकी लिस्ट बन जाएगी। तो इस प्रोग्राम का जो है फाइनल आउटपुट आपको ये देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है एक्सप्लेन द कैंडिडेट की इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। भाई आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें कैंडिडेट की क्या होती है, और इस चीज़ को जो है आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करना है। मतलब जो भी आप आंसर लिखेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए आप एक एग्जाम्पल भी देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जब एक टेबल में जो है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जो है ऐसे होते हैं जो कि रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो उस केस में जो रोज़ होती हैं वो कहलाती हैं आपकी कैंडिडेट की। मतलब कि एक टेबल है जिसमें कि एक से ज़्यादा ऐसे कॉलम हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, तो वो सारे के सारे कॉलम कराएंगे कैंडिडेट, क्योंकि वो जो है कैंडिडेट हैं प्राइमरी की बनने के, तो उन सबको बोला जाता है कैंडिडेट की। मुझे लग रहा है इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टेबल दे रखी है स्टूडेंट वाली। तो स्टूडेंट वाली टेबल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आधार है और एसआर नंबर है, दोनों ही ऐसे कॉलम हैं जहाँ पे कि यूनिक वैल्यूज़ हैं, मतलब कि इनमें से जो हम किसी को भी एज अ प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो दोनों ही जो कॉलम है वो कैंडिडेट हैं प्राइमरी की बनने के, तो इसीलिए जो दोनों कॉलम होंगे इनको हम बोलेंगे कैंडिडेट की। मतलब कि जो आधार और एसआर नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे, इस टेबल के कैंडिडेट की हो जाएंगे। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछी गई है आपसे फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे एफटीपी की और बीओआईपी की। इसके अलावा यहीं पे बी पार्ट दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि एचटीएमएल क्या होता है, मतलब कि यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज एचटीएमएल। सिंपल सी बात है, एचटीएमएल को आपको डिफाइन करना है। तो पहले बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म के लिए मैं आपको ऑलरेडी इतनी बार बता चुका हूँ कि जितनी भी फुल फॉर्म आपकी नेटवर्किंग वाले चैप्टर में दे रखी हैं वो सारी की सारी याद कर लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म आपको जरूर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले एफटीपी की। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और बीओआईपी की अगर हम बात करें तो बीओआईपी की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए इंटरनेट पे यूज होता है। बात करते हैं यहाँ पे एचटीएमएल की। तो एचटीएमएल क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे टैग और एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वेब डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। मतलब कि इन टैग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो वेब पेज होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा वेब पेज पर डिस्प्ले होगा, किस तरीके से जो है वो हमारा फॉर्मेट होगा। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एचटीएमएल में क्या होते हैं, टैग और एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में जो है आपको बोला गया है कि इस कोड का आउटपुट आप लोग बताइए। और इस क्वेश्चन में देखिए चॉइस है, इसके नीचे भी एक कोड दे रखा है और इसका भी आपसे आउटपुट पूछा गया है। तो चलिए दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि इनका आउटपुट क्या होगा। तो पहले हम बात करते हैं पहले वाले पार्ट की, मतलब कि इस वाले कोड का आउटपुट क्या होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कोड है इसका आउटपुट कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए ज़्यादातर बच्चे जो हैं कोड को देख कर डर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि जो कोड है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए डर आपको तभी लगता है जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता नहीं होगा लिस्ट क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, किस तरीके से स्लाइसिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो देखिए आपको जो है डरना नहीं है। पहले तो सबसे पहले तो बिल्कुल काम रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को देख के अगर आप डर गए तो मतलब कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पे डेटा के नाम से एक लिस्ट दे रखी है और इस लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हैं और कुछ वैल्यू इंटीजर टाइप की हैं। तो इस तरीके से एक लिस्ट दे रखी है जिसका नाम है डेटा। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जो है टाइम्स के नाम से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। फिर अल्फा के नाम से एक वेरिएबल है और इसके अंदर क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। देखिए डबल कोड के साइन लगे हुए हैं, जहां पे भी डबल कोड या सिंगल कोड हो और कुछ भी लिखा हुआ ना हो तो समझ जाइए वो क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो डबल कोटेशन लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ऐड के नाम से एक वेरिएबल है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, टाइम के नाम से, अल्फा के नाम से और ऐड के नाम से, और सबकी वैल्यू अलग अलग दे रखी है। मतलब कि अल्फा जो है उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है, टाइम के अंदर 0 है और ऐड के अंदर भी 0 है और डेटा के नाम से एक लिस्ट है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर मुझे लग रहा है होंगी। फिर नीचे जो है यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है, लूप में बोला गया है फॉर सी इन रेंज 1,6 और उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 लिख रहा है। तो 1,6 का मतलब है कि जो लूप की रेंज है वो 1,6 की है और जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि स्टेपिंग, कि 2 की स्टेपिंग हो गई, लूप चलेगा। मतलब कि जो सी वाला वेरिएबल है इसके पास में वैल्यू क्या क्या आएंगी, पहले आएगा 1, यहाँ से 1 जाएगा, उसके बाद में 2 की स्टेपिंग होगी तो क्या जाएगा नेक्स्ट टाइम 3, इसके बाद में नेक्स्ट टाइम 2 की स्टेपिंग होगी तो जाएगा यहाँ पे 5 और उसके बाद में आपका लूप नहीं चलेगा। मतलब कि जो सी वाला वेरिएबल है उसके पास में 3 वैल्यू ही जा सकती हैं। तो यहाँ पे 3 वैल्यू मैंने लिख दी है कि 1, 3, 5 ये वैल्यू जाएंगी। इसके बाद में आपका नहीं चलेगा क्योंकि वैल्यू 7 हो जाएगी, तो 7 में आपका नहीं चल सकता क्योंकि रेंज है 1,6 की। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इस लूप के अंदर जो कोड है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम्स के नाम से वेरिएबल है और उन्होंने बोला है कि टाइम्स वाले वेरिएबल में क्या करो, टाइम्स वाले वेरिएबल में जो है आप क्या कर दो, प्लस कर दो सी की वैल्यू। सी के पास जो भी वैल्यू आए उसको प्लस कर दो। तो सी की वैल्यू देखिए पहली बार में क्या जाएगी, पहली बार में जाएगी 1। तो यहाँ पे पहली बार में सी की वैल्यू जाएगी 1 और जब 1 जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम प्लस 1। टाइम की वैल्यू क्या है, 0 है और सी की वैल्यू क्या है 1। तो 0 में प्लस करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। जब फर्स्ट टाइम चला लूप तब उस केस में है ये टाइम की वैल्यू। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि अल्फा में क्या स्टोर करो, अल्फा में जो है अल्फा की वैल्यू को प्लस करो और यहाँ पे जो डेटा है मतलब कि जो लिस्ट है उसका सी इंडेक्स, सी का मतलब क्या है 1, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 में से माइनस किया गया है 1 तो क्या हो जाएगा 0।
मतलब कि यहाँ पे सिंपली हो गया जीरो इंडेक्स। तो बोल रहे हैं कि डेटा का जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें प्लस करो डॉलर को, और उसके बाद में इस स्ट्रिंग को प्लस कर दो किसमें, अल्फा वाले स्ट्रिंग में, क्योंकि अल्फा में एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वहां पे इसको प्लस कर दो। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी अल्फा के पास में, जीरो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है पी जीरो इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इक्वल, देखिए मैं शॉर्ट में AL लिख दे रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पी कैपिटल में आएगा और उसके बाद रहेगा डॉलर का साइन, और ये स्ट्रिंग बनेगी लूप के फर्स्ट टाइम चलने पे। मतलब कि जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो उस केस में अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी और टाइम की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इस तरीके से चीज़ें होंगी। इसके बाद में अगर हम बात करें ऐड वाले की, तो ऐड के अंदर वैल्यू क्या आएगी, ऐड के अंदर सिंपली बोला है कि ऐड की जो वैल्यू है उसमें प्लस क्या कर दो, सी की वैल्यू कर दो। तो सी की वैल्यू क्या है 1, और 1 का मतलब हो गया फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे है 20, तो 20 प्लस किसमें हो जाएगा यहाँ पे ऐड में, ऐड की वैल्यू क्या है 0, तो 0 में प्लस हुआ 20 तो कितना हो गया 20, तो यहाँ पे ऐड इक्वल हो जाएगा, देखिए शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ AD, इस तरीके से शॉर्ट में AD लिख दे रहा हूँ, तो AD इक्वल हो जाएगा 20। तो ये जो वैल्यू आई इन वेरिएबल्स की, ये आई लूप के फर्स्ट टाइम चलने पे। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगी, वैल्यू जाएगी 3, सी की वैल्यू 3 जाएगी, और 3 जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 हो जाएगा। +3 का मतलब हुआ कि टी की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी 4, मतलब कि जो टाइम है उसकी न्यू वैल्यू हो जाएगी अब 4। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है, तो सी का मतलब हो गया 3, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है, और 3 में से माइनस कर दो 1 तो 2, तो 2 इंडेक्स की बात कर रहा है। 2 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 0 1 2, मतलब कि आर की बात कर रहा है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आर आ जाएगा, और उसके बाद में आ जाएगा डॉलर का साइन, इस तरीके से डॉलर का साइन आ जाएगा। तो ये जो है वैल्यू बन जाएगी किसकी, अल्फा की, क्योंकि पहले वाली वैल्यू में ही ये प्लस कर रहा है, तो फाइनल वैल्यू आपकी ये बन जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें ऐड की वैल्यू की, तो ऐड में वैल्यू प्लस हो जाएगी सी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का मतलब हुआ थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पर क्या है 10, तो 10 प्लस हो जाएगा 20 में, तो वैल्यू क्या बन जाएगी अब नई वैल्यू हो जाएगी कितनी 30, मतलब कि जो ऐड है उसकी न्यू वैल्यू बन चुकी है 30। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या जाएगी 5 जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड टाइम लूप चल रहा है, तो सी की वैल्यू 5 का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो 4 है इसमें प्लस कितना हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा 5, मतलब कि जो टाइम्स है इसकी नई वैल्यू बन जाएगी 9, इस तरीके से 9 हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा की अगर हम बात करें तो सी की वैल्यू हो चुकी है कितनी 5, और 5 में से माइनस कर दो 1, तो मतलब कि फोर्थ इंडेक्स की बात कर रहा है, तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है हमारा एस, तो यहाँ पे हो जाएगा एस और डॉलर का साइन, मतलब कि इस तरीके से स्ट्रिंग बन जाएगी, जो स्ट्रिंग पहले थी उसी में ये स्ट्रिंग प्लस हो जाएगी, तो फाइनल स्ट्रिंग अब जो है ये बन जाएगी। और उसके बाद में अगर हम बात करें ऐड की, तो ऐड की नई वैल्यू क्या बन जाएगी 30 ऑलरेडी है, अब इसमें प्लस हो जाएगी फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू, तो फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है 30 है, तो 30 में प्लस करा 30 तो कितना हो गया 60, मतलब कि जो एडी की नई वैल्यू है, मतलब कि जो ऐड है उसकी नई वैल्यू क्या बन गई 60। इस तरीके से वैल्यू बन गई है। इसके बाद में ये लूप जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 3 ही बार लूप चलेगा, 3 बार लूप के चलने के बाद में क्लोज हो जाएगा। अब लूप के बाहर है आपका ये वाला स्टेटमेंट, तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रिंट कराई जा रही हैं, पहले टाइम्स को प्रिंट कराया जा रहा है, तो पहले क्या आएगा 9 प्रिंट होगा, टाइम्स की वैल्यू क्या है 9। इसके बाद में जो है आपकी वैल्यू आएगी ऐड की, ऐड की अगर हम बात करें तो ऐड की वैल्यू क्या हो चुकी है 60, तो आएगा 9 के बाद में 60, इस तरीके से 60 आ जाएगा। फिर जो है यहाँ पे प्रिंट की जा रही है अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, फिर आएगा डॉलर का साइन, यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिख दे रहा हूँ आप लोग समझ जाना, फिर आर आएगा, फिर डॉलर का साइन आएगा, यहाँ डॉलर का साइन इस तरीके से बना दे रहा हूँ, और फिर आएगा एस और डॉलर का साइन, ये जो है मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो फाइनल जो है आपका ये आउटपुट बन जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आउटपुट आया है। देखिए नीचे मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की, मतलब कि ये जो कोड है इसके आउटपुट की बात कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है माईडिक्ट के नाम से क्या है, एक डिक्शनरी है जो कि एम्प्टी डिक्शनरी है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कर्ली ब्रेसेस जो है इंडिकेट करती हैं एम्प्टी डिक्शनरी को। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट लाइन में माईडिक्ट, और इसके बाद में यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर डबल टाइप का एलिमेंट है और इक्वल करके 8 लिख दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो माईडिक्ट वाली डिक्शनरी है इसी में की वैल्यू पेयर डिफाइन किए जा रहे हैं, मतलब कि इस डिक्शनरी की जो वैल्यू है उनको डिफाइन किया जा रहा है। तो डिक्शनरी आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल पाए। जो माईडिक्ट वाली डिक्शनरी है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ माईडिक्ट इक्वल करके, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर रहेगा टपल टाइप का एलिमेंट, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट कर लेंगे। पहले एलिमेंट में रहेगा 1, 2, 4, ये रहेगा हमारा पहला एलिमेंट जो कि डबल टाइप का है,
और कॉलन करके इसकी वैल्यू रहेगी आपकी 8। तो मतलब कि ये की हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद में दोबारा से की वैल्यू डिफाइन किया गया है, मतलब कि यहाँ पे फिर से डबल टाइप का एलिमेंट डाला गया है और इक्वल करके 10 लिखा गया है। तो इसके बाद में जो है आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे कॉमा आएगा और फिर जो है यहाँ पे दूसरा एलिमेंट डिफाइन हो जाएगा, मतलब कि दूसरा की वैल्यू पेयर डिफाइन हो जाएगा। तो दूसरे में है 4, 2, 1 और टपल को यहाँ क्लोज करेंगे। इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी क्या, 10। तो इस तरीके से ये जो है दूसरा की वैल्यू पेयर यहाँ पे डिफाइन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए अगेन माइडिक्ट को लिखा गया है, मतलब कि फिर से यहाँ पे की वैल्यू पेयर को डिफाइन किया गया है और इस बार जो है वैल्यू डाली गई है 12। तो इस बार देखिए जो यहाँ पे टपल है उसकी वैल्यू सेम है, मतलब कि जो की पहले हम डिफाइन कर चुके हैं उसी की वैल्यू एक तरीके से यहाँ पे चेंज की जा रही है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, इसी वाले की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी डिफरेंस होता तब तो यहाँ पे नया की वैल्यू पेयर ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सेम है तो इसी वाली की जो वैल्यू होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी, मतलब कि 10 की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपका 12 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो हमारी फाइनल डिक्शनरी बन गई है, मतलब कि इसको थोड़ा सही से अगर मैं लिखूँ तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ देखिए लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल पाए। माई डिक्ट और इक्वल करके आप लिख देंगे यहाँ पे वैल्यूज़। पहली की है 1, 2, 4, ये पहली की है और इसकी वैल्यू है 8। इसके बाद में जो दूसरा की वैल्यू पेयर है उसमें एक टपल है, टपल की वैल्यू है हमारी 4, 2, 1 और इसकी न्यू वैल्यू क्या बन गई है, इसकी न्यू वैल्यू बन गई है 12। तो इस तरीके से ये डिक्शनरी हमारी बन चुकी है, मतलब कि जो माई डिक्शनरी है वो ये बन चुकी है इस तरीके से। अब इसके बाद में सम के नाम से वेरिएबल लिया है और लूप को चलाया गया है। लूप में बोला गया है फॉर के इन माई डिक्ट, मतलब कि जो डिक्शनरी है ये वाली इसको इटरेट किया जा रहा है। तो इसमें 2 एलिमेंट है, तो एक बार में क्या होगा, ये पूरा की जाएगी यहाँ पे, मतलब के पास में एक की जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हम डिक्शनरी को इटरेट करते हैं तो जो की वाले पार्ट होते हैं सिर्फ वही आपके जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहली बार में पहली की जाएगी और दूसरी बार में दूसरी की जाएगी, और की में क्या है, पूरा एक टपल है। तो पहली बार में ये वाला टपल जाएगा, मतलब कि 1 to 4 वाला जो टपल है वो चला जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सम में क्या स्टोर कर दो, जो माई डिक्ट वाली डिक्शनरी है उसके अंदर जो की है आपकी के वाली, मतलब के पास में जो भी यहाँ पे वैल्यू आई है तो उसी की बात कर रहे हैं, तो उस वैल्यू को जो है प्लस कर दो। तो इस की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू है 8, तो 8 चला जाएगा किसमें, सम में। इसके बाद में लूप अगेन चलेगा और इस बार क्या होगा, ये वाली की जाएगी, मतलब कि ये वाला टपल जो है वो आपका जाएगा के पास में। और जब ये टपल जाएगा तो यहाँ पे जो है टपल आ जाएगा और इस टपल का मतलब हुआ इसकी वैल्यू जो कि है 12, तो इसमें प्लस हो जाएगा 12। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, न्यू वैल्यू बन जाएगी 20, मतलब कि सम के पास में आपका 20 हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम इक्वल जो है वो कितना हो गया है, 20। इस तरीके से 20 हो चुकी है सम की वैल्यू। और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया है सम को और उसके बाद में प्रिंट कराया गया है माई डिक्ट को। तो देखिए सम की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 20 आ जाएगा और उसके बाद में जब माई डिक्ट को प्रिंट करेंगे तो हमारी ये वाली डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, मतलब कि ये आउटपुट में आ जाएगा। तो पहले आएगा 20 और उसके बाद में ये डिक्शनरी आपको देखने को मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट आएगा, ये माई डिक्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, ये डिक्शनरी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं। इस तरीके से 20 आ रहा है, उसके बाद में ये डिक्शनरी आ रही है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये आउटपुट आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें देखिए पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन फैच वन एंड फैच ऑल फंक्शन, मतलब कि जो फैच वन और फैच ऑल मेथड होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो आपको डिफरेंस बताना है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि कैटेगराइज कीजिए नीचे दी गई कमांड्स को, मतलब कि यहाँ पे जो कमांड दे रखी हैं तो इनको DDL और DML कमांड में जो है आपको कैटेगराइज करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही क्वेश्चन की। पहले बात करते हैं फैच ऑल और फैच वन की। तो फैच ऑल की अगर हम बात करें तो फैच ऑल क्या करता है, जितनी भी रोज होती हैं किसी भी क्वेरी में अप्लाई की हुई उन सबको क्या कर देता है, ये फैच कर लेता है और उसके बाद में जो है उनको लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करता है, एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर देता है। तो ये तो बात हो गई फैच ऑल की। लेकिन फैच वन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये सिंगल रिकॉर्ड को जो है एक बार में रिटर्न करता है, मतलब कि एक बार में एक ही रिकॉर्ड को करता है। चाहे जो है आपने किसी क्वेरी से 5 रो को एक्सेस क्यों ना करा हो, लेकिन ये जो है वन टाइम में 1 रो को ही एक्सेस करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फैच वन की, तो अगर आपकी रो अवेलेबल नहीं होंगी तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न कर देगा। तो यही जो है मेनली डिफरेंस होता है फैच ऑल और फैच वन मेथड में। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें कि DDL और DML कमांड को कैटेगराइज करना था। तो DDL कमांड की अगर हम बात करें
तो रीनेम जो है वो DDL कमांड हो जाएगी। इसके अलावा ड्रॉप टेबल भी जो है वो क्या हो जाएगी, DDL कमांड हो जाएगी। मतलब कि रीनेम टेबल और ड्रॉप टेबल दोनों ही क्या है, DDL कमांड है। और इनके अलावा यहाँ पे एक कमांड और आएगी जो कि है अल्टर। मैंने यहाँ पे अल्टर नहीं लिखा है, अल्टर लिखने से रह गया है, तो अल्टर भी जो है वो आपकी DDL कमांड में ही आएगी। और अगर हम बात करें DML कमांड की, तो यहाँ पे हो जाएंगी अपडेट और डिलीट। ये दोनों ही कमांड जो है वो आपकी DML कमांड होती हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि DDL और DML कमांड में डिफरेंस क्या होता है, तो आप जो है SQL वाले चैप्टर को देख लेना, जो डेटाबेस वाला चैप्टर है उसको वॉच कर लेना। वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बता रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, DDL कमांड वो कमांड होती हैं जिनकी हेल्प से टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। और जो DML कमांड होती हैं वो कमांड होती हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा में चेंजेस करते हैं। मतलब कि टेबल के अंदर जो डेटा है अगर उसमें चेंजेस करेंगे तो वो हम करते हैं DML कमांड की हेल्प से। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक जो हमने इस क्वेश्चन पेपर के B सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के C सेक्शन को। तो C सेक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि यहाँ पे जो है दो टेबल दे रखी हैं, एक टेबल का नाम है स्टूडेंट और दूसरे का नाम है गेम्स। और इसके बाद में यहाँ पे एक क्वेरी लिखी हुई है इस तरीके से, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन गेम्स। तो यहाँ पे इसके बाद में पूछा है कि इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन लगा हुआ है, तो मतलब क्या होगा, दोनों ही टेबल कंबाइन हो जाएंगी और जो कॉमन कॉलम होगा वो यहाँ पे हट जाएगा। मतलब कि जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है आउटपुट आपका हो जाएगा। देखिए सारे के सारे जो कॉलम है वो ज्वाइन हो गए हैं और जो रोल नंबर वाला कॉलम है वो आपका दो बार दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपली यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि ये वाली टेबल है, इसी में ये वाली टेबल ज्वाइन हो जाएगी और जो रोल नंबर वाला कॉलम है ये हट जाएगा, ये कॉलम सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब कि इस क्वेश्चन में ही B पार्ट है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि यहाँ पे 1 to 4 क्वेरी दे रखी हैं इस टेबल पे बेस, जिसका नाम है ट्रैवल, और उनका जो है आपको आउटपुट बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली क्वेरी है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार्ट कॉमा एंड फ्रॉम ट्रैवल वेयर फेयर लेस देन और इक्वल 4000। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है ट्रैवल वाली टेबल में से, जो ट्रैवल वाली टेबल है इसमें से सेलेक्ट करनी है कौन कौन से कॉलम, एक तो स्टार्ट वाला सिलेक्ट करना है और एक एंड वाला सिलेक्ट करना है। और देखिए जो भी कॉलम हम सिलेक्ट करते हैं वही हमारे आउटपुट में आते हैं। तो मतलब कि आउटपुट में एक तो स्टार्ट आएगा और एक एंड आएगा। और इन कॉलम में कौन कौन सी डिटेल आएगी, वही डिटेल आएगी जहाँ पे कि जो आपका फेयर है वो 4000 से कम हो या 4000 के बराबर हो। तो यहाँ पे फेयर की बात कर लेते हैं। तो 4000 से कम की अगर हम बात करें या 4000 के बराबर की बात करें तो एक तो ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कोई भी 4000 से नीचे नहीं है, ना ही 4000 के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, दिल्ली आ जाएगा लिख के और बेंगलोर लिख के आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है स्टार्ट को आना है और एंड को आना है। तो इसके आउटपुट में जो है आपको दिल्ली और बेंगलोर देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाली क्वेरी के आउटपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट आ गया है। बात करते हैं अगली क्वेरी की। तो अगली क्वेरी में इन्होंने बोला है सेलेक्ट TID कॉमा फेयर फ्रॉम ट्रैवल वेयर टी डेड लाइक दिस। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको क्या सिलेक्ट करना है, TID सिलेक्ट करना है। मतलब कि आउटपुट में आपका TID आएगा और क्या आएगा, फेयर आएगा। मतलब कि दो कॉलम आएंगे, एक TID वाला कॉलम आएगा आउटपुट में और एक फेयर वाला कॉलम आएगा। और किस कंडीशन के बेस पे आएंगे, जहाँ पे कि जो डेट है वो इस तरीके से हो। मतलब कि जहाँ पे ईयर आपकी क्या हो 2021 हो और मंथ क्या हो 12 हो। मतलब कि इस तरीके से स्टार्ट हो रही है अगर आपकी डेट, तो वो सारी डेट के क्या आ जाएंगी, TID और फेयर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 21/12 की, तो 21/12 एक तो यहाँ पे है, इसके अलावा 21/12 की अगर हम बात करें तो और कहीं पे भी नहीं है, बस एक ही है यहाँ पे ये डेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हमारी TID आ जाएगी 101, क्योंकि आउटपुट में बस यही आना है। और इसके बाद में आ जाएगा 45,000, क्योंकि फेयर को सिलेक्ट करा है तो दो ही कॉलम सिलेक्ट करे हैं। तो आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा 101 और 4500। मतलब कि कॉलम के ऊपर लिखा हुआ रहेगा TID फेयर और TID के नीचे आ जाएगा 101, फेयर के नीचे आ जाएगा 4500। तो इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा सेकंड वाली क्वेरी का। देखिए मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ सेकंड क्वेरी का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आ गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की, जो कि है क्वेरी नंबर 3। और इसमें देखिए क्या बोला गया है, सेलेक्ट TID, मतलब कि TID को सिलेक्ट किया जा रहा है, फिर T डेट को सिलेक्ट किया जा रहा है। और कौन सी टेबल से किया जा रहा है, ट्रैवल वाले टेबल से किया जा रहा है। और यहाँ पे भी कंडीशन लगाई है कि क्या कंडीशन है, जहाँ पे कि एंड इक्वल क्या हो, चेन्नई हो। और ऑर्डर बाय कैसे करें, फेयर। तो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि आउटपुट में आपको TID देखने को मिलेगी और T डेट देखने को मिलेगी। मतलब कि इस कॉलम से आउटपुट आएगा और इस वाली कॉलम से आउटपुट आएगा। और कंडीशन की हम बात करें तो एंड की वैल्यू चेन्नई चेक कर लेते हैं। तो एंड इक्वल चेन्नई यहाँ पे है और इसके बाद में यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो TID में आ जाएगा 101
और इसके बाद में आ जाएगा 103। तो इस तरीके से टीआईडी वाले कॉलम में ये दो वैल्यू आएंगी। और इसके बाद में टी डेट वाले कॉलम की अगर हम बात करें तो एक तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि ये वाली टी डेट आ जाएगी, ये जो पूरी टी डेट है ये आ जाएगी, इसके अलावा ये वाली टी डेट आ जाएगी। ये दो टी डेट जो है वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। अब ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं कि किसके अकॉर्डिंग आए, फेयर के अकॉर्डिंग। तो फेयर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखिए 4500 वाला पहले आएगा, मतलब कि पहले आएगा 101 और उसके बाद में ये डेट, फिर आएगा आपका 103 और उसके बाद में ये डेट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे फेयर कम होता और यहाँ ज़्यादा होता तो क्या होता, पहले ये वाली टी आई डी आती और ये वाली डेट आती, फिर इसके नीचे आपकी ये वाली टी आई डी आती, फिर ये डेट आती। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज भी वर्क कर रहा है। तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है तो इसलिए आपके इस तरीके से ही आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसका आउटपुट की। यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से आउटपुट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। टी आई डी वाला कॉलम आ रहा है और टी डेट वाला कॉलम आ गया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। बात करते हैं क्वेरी नंबर 4 की। तो क्वेरी नंबर 4 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो क्वेरी है वो थोड़ी गलत लिख गई है, मतलब कि जो थर्ड क्वेरी है वही यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे मैंने सही क्वेरी लिखी हुई है, जहाँ पे आउटपुट लिखा है वहाँ क्वेरी सही लिख रखी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्वेरी मैंने वहाँ पे लगाई है। तो इसमें बोला गया है सेलेक्ट स्टार्ट कॉमा मेन फंक्शन लगा हुआ है और उसके अंदर पड़ा हुआ है फेयर, फिर बोला है फ्रॉम ट्रैवल और ग्रुप बाय स्टार्ट। मतलब कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टार्ट को, स्टार्ट वाला कॉलम आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट वाला कॉलम आ गया है और मिनिमम जो फेयर है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि फेयर जो है वो आउटपुट में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया गया है, मतलब कि जहाँ पे भी स्टार्ट की वैल्यू 1 से ज़्यादा बार होंगी तो उनका ग्रुप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार्ट में अगर हम बात करें तो डेली कितनी बार आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 बार आ रहा है। तो तीनों की जगह एक बार डिस्प्ले होगा और उसके साथ में अमाउंट जो आएगा, मतलब कि जो फेयर आएगा वो सबसे मिनिमम वाला आएगा। तो डेली लिखा हुआ आएगा और सबसे मिनिमम फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 4000, तो आ जाएगा डेली 4000। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो मुंबई देखिए 2 बार है तो मुंबई भी लिख के आ जाएगा इसके नीचे। और मुंबई के मिनिमम अमाउंट की बात करें, मतलब कि फेयर की बात करें, तो यहाँ पे देखिए जो मिनिमम फेयर है वो है आपका 5000। तो इस तरीके से आएगा डेली 4000 और मुंबई 5000। इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आउटपुट आ रहा है क्योंकि मिनिमम फंक्शन लगा हुआ है तो मिनिमम वाले ही फेयर को वो सिलेक्ट कर रहा है। और ग्रुप बाय क्लॉज का आपको यूज पता ही होगा, ये सिमिलर वैल्यूज के क्या करता है, ग्रुप बना देता है। तो वही जो है यहाँ पे सिंगल टाइम दिल्ली देखने को मिल रहा है और सिंगल टाइम आपको मुंबई देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट अ फंक्शन सो वर्ड्स, मतलब कि सो वर्ड के नाम से आपको एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, जो कि रीड करेगा कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल जिसका नेम है नोट्स। नोट्स के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है जिसका कंटेंट ये जो फंक्शन है वो रीड करेगा और डिस्प्ले करेगा सिर्फ उन लाइंस को जिसमें कि एग्जैक्टली 5 वर्ड्स हैं, मतलब जिन जिन लाइन में भी 5 वर्ड्स आ रहे हैं उन्हीं लाइंस को ये डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दे रखा है कि मान लीजिए जो टेक्स्ट फाइल है नोट्स वाली उसके अंदर ये कंटेंट है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइन डिस्प्ले होनी चाहिए जिसमें कि एग्जैक्टली 5 वर्ड्स हैं। जैसे कि आउटपुट आपका यहाँ पे दे रखा है कि ये आउटपुट आना चाहिए, इन 2 लाइन्स में देखिए एग्जैक्टली 5 वर्ड्स हैं तो ये लाइन डिस्प्ले आपकी होनी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए आपको कोड लिखना है, मतलब कि जो फंक्शन है वो लिखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी है, तो पहले इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में चॉइस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका कोड इस तरीके से रहेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोड लिख दिया है, मतलब कि जो काम क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया है उसके लिए कोड यहाँ पे लिख दिया है। तो इस कोड में देखिए क्या हो रहा है, पहले तो इन्होंने बोला था कि जो फंक्शन का नेम है वो 100 वर्ड्स रहेगा, तो इस तरीके से 100 वर्ड्स के नाम से यहाँ पे फंक्शन लिख लिया है और उसके अंदर जो फाइल है उसको ओपन कर लिया है रीड मोड में। देन यहाँ पे लाइन्स के नाम से एक वेरिएबल है और इसमें लगाया है फाइल डॉट रीड लाइन्स, मतलब कि फाइल ऑब्जेक्ट के साथ में रीड लाइन्स मेथड को लगाया है। तो ये रीड लाइन्स मेथड क्या करेगा, जितना भी कंटेंट होगा टेक्स्ट फाइल का उसकी जो लाइन्स होंगी उनको क्या कर देगा, एक लिस्ट के एलिमेंट में डाल के रिटर्न कर देगा। कहाँ पे कर देगा, इस लाइन्स वाले वेरिएबल के पास में, मतलब कि लाइन्स के पास में क्या जाएगी, पूरी एक लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट के अंदर जो लाइन्स होंगी वो पूरी क्या रहेंगी, एक एलिमेंट के तौर पर रहेंगी। कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी लाइन्स थी, वहाँ पे 3 लाइन्स थी, तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे पूरे आ जाएंगे, मतलब कि पूरी एक लाइन जो है वो एलिमेंट में रहेंगी किसके, लिस्ट के। इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी, यहाँ पे जो है लाइन रहेंगी, पहली लाइन रहेगी, सेकंड लाइन रहेगी और थर्ड लाइन रहेगी और स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट रहेंगे तो मुझे लग रहा है इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे बोला है फॉर एल इन लाइन्स, मतलब कि लाइन्स के पास में पूरी एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट को यहाँ पे ट्रेड किया जा रहा है। तो इस लिस्ट में से होगा क्या,
पहले एक एक लाइन कहाँ जाएंगी, इस एल वाले वेरिएबल के पास में। पहले बार में पहली लाइन जाएगी, और जब पहली लाइन जाएगी तो उसके बाद में बोल दिया यहाँ पे कि जो लाइन आई है एल के पास में उसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। तो यहाँ पे जो स्प्लिट मेथड है क्या करेगा, स्पेस के साथ में स्प्लिट कर देगा। मतलब कि यहाँ डब्ल्यू के पास में फिर एक लिस्ट आ जाएगी, पूरी की पूरी एक लिस्ट बन के आ जाएगी, और उस लिस्ट में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, बर्ड के रूप में रहेंगे। मतलब कि जो बर्ड्स थे यहाँ पे, जो लाइन गई थी इसके अंदर जो बर्ड्स होंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट के तौर पे आ जाएंगे। पहला वर्ड आएगा, सेकंड वर्ड आएगा, इस तरीके से पूरी की पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। तो डब्ल्यू के पास में एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि जो बर्ड्स होंगे लाइन के वो क्या रहेंगे, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट के फॉर्म में रहेंगे। फिर यहाँ पे बोला है कि जो लिस्ट बनी है आपकी डब्ल्यू के पास में, अगर उसकी लेंथ जो है 5 है, मतलब कि 5 के बराबर है, एग्जैक्टली 5 वर्ड होंगे तभी जो है वहाँ पे 5 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर 5 के बराबर है तो क्या कर दो, सिंपली जो एल के पास में स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर दो, और एल के पास में क्या है, पूरी एक लाइन आई है तो पूरी एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो जिस लाइन में भी 5 वर्ड एग्जैक्टली होंगे वो लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। तो इस तरीके से काम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है फंक्शन को कॉल कर दिया है। कॉलिंग वाला पार्ट ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कॉल करने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ और सिर्फ आपको फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बोला है। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। मतलब जिन जिन लाइन में भी 5 वर्ड्स होंगे वो आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो चॉइस वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है अ टेक्स्ट फाइल नेम एजेंसी.txt, मतलब कि एक टेक्स्ट फाइल है एजेंसी.txt के नाम से, और इसमें कुछ टेक्स्ट हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, और फंक्शन का नाम क्या रहेगा, शो साइड्स। इस नाम से आपको फंक्शन डिफाइन करना है। और यहाँ पे बोला है विच डिस्प्ले all such word of the file which have more than 9 character and start with www, मतलब कि ऐसे वर्ड को डिस्प्ले कराना है जिसमें कि आपके करेक्टर 9 से ज़्यादा हो और www से स्टार्ट हो रहा हो। तो इस तरीके से आपको उन वर्ड को डिस्प्ले कराना है। तो इस काम को करने के लिए जो है आपको फंक्शन लिखना है शो साइट्स के नाम से। और यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए जो टेक्स्ट फाइल है एजेंसी.txt, इसके अंदर सपोज कि ये कंटेंट है, यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट भी दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, नेम दे रखा है, इसके बाद में यहाँ वेबसाइट दे रखी है। तो इस तरीके से ये कंटेंट दे रखा है। तो कह रहे हैं जब आपका फंक्शन चले तो आउटपुट में बस ये आना चाहिए। मतलब कि www की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पार्ट है, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ वाला पार्ट आ रहा है। तो ये चीज़ जो है डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए आपको फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को भी। सबसे पहले शो साइट्स के नाम से फंक्शन डिफाइन कर दिया है। उसके बाद में जो टेक्स्ट फाइल है उसको रीड मोड में ओपन कर लिया है। देन यहाँ पे रीड लाइंस लगाया है, और रीड लाइंस का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूँ क्या होगा। जितनी भी लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, लिस्ट के एलिमेंट में आ जाएंगी। मतलब कि लाइंस के पास में पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट के अंदर क्या रहेंगी, लाइंस पूरी पूरी क्या रहेंगी, एलिमेंट के तौर पर रहेंगी। तो यहाँ पे कितनी लाइन रहेंगी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 2 लाइंस दे रखी हैं, एक लाइन ये है और इसके बाद में एक लाइन ये है। तो 2 लाइन इस तरीके से वहाँ पे एलिमेंट के फॉर्म में आ जाएंगी। और इसके बाद में यहाँ पे लूप लगाया, फिर बोला है फॉर लाइन इन लाइंस, मतलब कि जो लाइंस वाली लिस्ट है इसको इटरेट किया जा रहा है, और इटरेट करने के बाद में फिर वही काम किया जा रहा है, स्प्लिट किया जा रहा है। मतलब कि जो वर्ड्स होंगे उस लाइन के वो स्प्लिट हो जाएंगे। सारे वर्ड जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लिस्ट के एलिमेंट में आ जाएंगे। मतलब कि एक न्यू लिस्ट बन जाएगी वर्ड्स के पास में, यहाँ पे एक न्यू लिस्ट आ जाएगी, और वो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, लिस्ट के फॉर्म में रहेंगे, मतलब कि लिस्ट के एलिमेंट में रहेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे बोला है फॉर डब्ल्यू इन बर्ड्स, मतलब कि यहाँ पे जो बर्ड्स के पास में लिस्ट आई है उसको इटरेट करा जा रहा है। अब जब उसको इटरेट करा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक वर्ड, मतलब कि 1 टाइम में 1 वर्ड जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एक बार में एक वर्ड आएगा, और उस वर्ड की लेंथ को चेक किया जाएगा कि वो लेंथ है उस वर्ड की अगर 9 से ज़्यादा है, और उसकी जो स्टार्टिंग है वो www से हो रही है, तो उस केस में उस वर्ड को डिस्प्ले करा दो। ये काम करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे देखिए स्लाइसिंग करके इस काम को किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टार्ट विद फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा स्टार्ट विद फंक्शन का यूज क्या होता है, तो उसको भी यहाँ पे आप लगा के इस काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ वही वर्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी स्टार्टिंग www से हो रही होगी, और जिनकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, 9 से ज़्यादा होगी। मतलब कि जिनके वर्ड में 9 कैरेक्टर से ज़्यादा होंगे वही डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे वर्ड आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28, और इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 3 बेस्ड ऑन 2 टेबल्स डॉक्टर एंड पेशेंट। मतलब कि यहाँ पे 2 टेबल दे रखी हैं, नीचे मैं दिखा देता हूँ, डॉक्टर के नाम से है और एक पेशेंट के नाम से है, और इन पे बेस्ड 3 क्वेरीज दे रखी हैं जिनका कि आपको आउटपुट लिखना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। पहली क्वेरी है सेलेक्ट डी नेम पी नेम फ्रॉम डॉक्टर नेचुरल ज्वाइंट पेशेंट, मतलब कि डी नेम को सिलेक्ट करना है और पी नेम को सिलेक्ट करना है,
और नेचुरल ज्वाइन बुलाया इन्होंने पेशेंट। तो यहाँ पे होगा क्या, डी नेम में अमिताभ आ जाएगा, फिर पी नेम में आपका नूर आ जाएगा, फिर अनिकेत आ जाएगा डी नेम में इसके नीचे, फिर आ जाएगा एनी पी नेम में। इसके बाद में अगेन अमिताभ आएगा और फिर आएगा हरमीत। और ये क्यों आएगा देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये डी नंबर से जो है यहाँ पे मर्ज कर रहा है, नेचुरल ज्वाइन कर रहा है। तो डी नंबर की अगर हम बात करें, देखिए D1 है अमिताभ का, तो D1 इसने नूर को उठा लिया। इसके बाद में D2 है अनिकेत का, तो D2 के सामने एनी है तो एनी को उठा लिया। और इसके बाद में देखिए प्रकाश जो है इसकी वैल्यू क्या है, नल है, तो इसीलिए D1 वाले को उठाएगा। D1 पे क्या है, अमिताभ, तो अमिताभ के आगे आ जाएगा हरमीत। तो इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये आउटपुट किस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे दोबारा से भी लिख दी है। सेलेक्ट पी नेम कॉमा एडीएम डेट कॉमा फीस फ्रॉम पेशेंट पी डॉक्टर डी वेयर डी डॉट डी नंबर इक्वल पी डॉट डी नंबर एंड फी इज ग्रेटर देन 1000। मतलब कि पी नेम आउटपुट में आएगा, एडीएम डेट आउटपुट में आएगी, फीस आउटपुट में आएगी। और यहाँ पे देखिए क्या करा जा रहा है, पेशेंट वाली जो टेबल है उसको रिनेम करके पी कर दिया गया है, डॉक्टर वाली टेबल को रिनेम करके डी कर दिया गया है। यहाँ पे एज हिडन रहता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जब भी ऐसे लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए कि यहाँ पे जो टेबल है उसका नाम पी हो गया और यहाँ पे जो टेबल है उसका नाम डी हो गया है। इसके बाद में बोला है कि उन्हीं को डिस्प्ले करना है जिनका डी नंबर, मतलब डॉक्टर वाली टेबल का डी नंबर और पेशेंट वाली टेबल का डी नंबर इक्वल हो। और साथ ही साथ कंडीशन दूसरी और भी लगी हुई है कि 1000 से फीस भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। तो ये दोनों ही कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आउटपुट क्या आएगा। देखिए अगर हम बात करें डी नंबर की, तो डी नंबर देखिए यहाँ पे D1 है और यहाँ पे भी डी नंबर है। तो मतलब क्या हुआ, आपका आ जाएगा यहाँ पे लिख के क्या, नूर, क्योंकि सेलेक्ट करा है पी नेम। यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ, सेलेक्ट करा है पी नेम, तो आपका नूर लिख के आएगा, फिर इसकी एटीएम डेट आएगी, नूर के आगे ये डेट आ जाएगी। और इसके बाद में फी की अगर हम बात करें तो फी क्या है इसकी, अमिताभ की देखिए 1500 है, तो फी भी आ जाएगी क्योंकि ये जो है 1000 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आउटपुट में आएगा नूर और उसके बाद में ये डेट आएगी और फिर आपकी फीस आ जाएगी 1500। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कौन सा डी नंबर मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो है D1 दोबारा से मैच कर रहा है, मतलब कि हरमीत का भी डी नंबर मैच कर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो D2 भी मैच कर रहा है, लेकिन D2 में देखिए जो फी है वो क्या है, 1000 है, तो इसलिए ये वाला आपका नहीं होगा। मतलब D2 वाला जो है आपका डी नंबर यहाँ पे चेक नहीं होगा। फिर से D1 वाला होगा, तो D1 में क्या आ जाएगा, हरमीत आ जाएगा, और हरमीत के बाद में इसकी क्या होगी, डेट आ जाएगी ये वाली, और इसके बाद में जो फीस है फिर से क्या आ जाएगी, 1500 आ जाएगी, क्योंकि D1 पे कौन है, अमिताभ। तो इस तरीके से 1500 दोबारा से आ जाएगा। तो आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पी नेम आ रहा है, एडीएम डेट आ रही है और फीस आ रही है। आउटपुट में ये चीज़ समझ लीजिए कि जो कॉलम आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो कॉलम सेलेक्ट करते हैं वही आपको आउटपुट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही कॉलम आ रहे हैं और जो जो कंडीशन है उसके बेस पे आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। देखिए नूर का D1 था और हरमीत का D1 था, तो उनकी एडीएम डेट और उनकी फीस आ रही है, मतलब कि डॉक्टर की फीस यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेरी थर्ड की। तो इसमें बोला है सेलेक्ट डी नेम, मतलब कि आउटपुट में आपको डी नेम देखने को मिलेगा, इसके अलावा फी देखने को मिलेगी, और कौन सी वाली टेबल से मिलेगी, डॉक्टर वाली टेबल से। और बोला है इन्होंने वेयर डी नंबर इज D3, मतलब कि जहाँ पे डी नंबर जो है D3 है और फीस क्या है 1500 है, तो उसी को डिस्प्ले कराओ। तो इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा डी नेम, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डी नेम को सिलेक्ट करा था, डी नंबर को सिलेक्ट नहीं करा था। तो यहाँ पे निखिल आ जाएगा आउटपुट में और उसकी फीस आ जाएगी 1500। तो इस तरीके से ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बी पार्ट की। तो बी पार्ट में इसने बोला था विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई डेटा इन एग्जिस्टिंग टेबल इन MySQL, मतलब कि किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में अगर आपको डेटा मॉडिफाई करना है, कोई टेबल पहले से बनी हुई है और उसमें डेटा में मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपडेट। अपडेट स्टेटमेंट की हेल्प से हम काम करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख रखा है अपडेट। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन ऐड प्रीव, मतलब ऐड प्रीव के नाम से एक फंक्शन है और यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं, मतलब कि कह सकते हैं पैरामीटर हैं। और इसके बाद में बोला है कि जो क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे एवरी प्रीवियस वैल्यू ऑफ अ लिस्ट ए, मतलब कि एक लिस्ट है उसकी हर प्रीवियस वैल्यू को ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू द नेक्स्ट वैल्यू एंड असाइन द सम एट द इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट वैल्यू। मतलब कि क्या करेगा, ये फंक्शन हर प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से ऐड करेगा और नेक्स्ट वैल्यू का जो इंडेक्स होगा वहाँ पे वो स्टोर
कर देगा। तो ये काम आपको करना है। और यहाँ पे बोला है कि जो लिस्ट है ए, उसमें कुछ इंटीजर्स हैं, मतलब कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, तो उसके बाद में आपको ये सब काम करने के बाद में आउटपुट डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बोला है इन्होंने कि मान लीजिए जो लिस्ट है उसके अंदर 10 एलिमेंट हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि जो ए नाम से लिस्ट है वो ये है। तो इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 10 एलिमेंट है यहाँ पे पूरे। तो इन 10 एलिमेंट पे जब ये काम किया जाएगा, मतलब कि हर एक प्रीवियस एलिमेंट की जो वैल्यू होगी नेक्स्ट एलिमेंट में क्या होगी, प्लस होगी, और उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उसी पे जो है स्टोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो है 9 है और इसके बाद में 5 है, तो 9 5 कितना हो गया 14, तो 14 जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट इंडेक्स में, मतलब कि यहाँ 14 आ जाएगा। इसके बाद में 14 और 15 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 29, और 29 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आउटपुट आना चाहिए। इन्होंने बोल रखा है कि जब आप ये काम करेंगे फंक्शन से तो आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, और जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी किससे हो, हैश से सेपरेट हो, मतलब कि हर वैल्यू के बाद में हैश आना चाहिए। जो भी एलिमेंट पे वैल्यू डाली है उसके बाद में वहाँ पे हैश भी बीच में आने चाहिए। तो ये काम करने के लिए आपको फंक्शन को लिखना है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इस काम को करेंगे कैसे, तो कोड को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस काम को करने के लिए कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस कोड को समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो इस कोड में देखिए मैंने क्या करा है, एक फंक्शन लिखा है ऐड प्रेप के नाम से, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट दे रखे थे वो मैंने ऐसे डाल दिए ए और एन के नाम से। फिर यहाँ पे आते हैं लिस्ट 1 पे, यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 लिख दिया है। आप जो है इसका नाम कर लेंगे लिस्ट ए, मतलब कि यहाँ पे जो लिस्ट का नाम रहेगा वो ए रहेगा, तो आप ए भी रख सकते हैं या फिर लिस्ट 1 भी रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करा है तो देखिए मैंने क्या करा है, लिस्ट 1 को पास करा है और कॉमा करा है 10, मतलब कि यहाँ पे 10 को पास करा है। क्यों करा है 10 को पास, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज दे रखी थी कि जो एन की वैल्यू है वो क्या है 10 है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पैरामीटर पास करें इनकी वैल्यू जो है फंक्शन कॉलिंग में दी गई है। यहाँ पे जो लिस्ट है वो तो चली जाएगी ए के पास में, और यहाँ पे जो 10 है वो चला जाएगा एन के पास में। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ए में तो आ गई पूरी ये वाली लिस्ट, और इसके बाद में जो एन है, एन में क्या आ गया आपका 10 आ गया। इस तरीके से वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे लूप चलाया गया, तो लूप में बोला है फॉर आई इन रेंज 1, n, मतलब कि 1 से लेके 10 तक, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 10। तो कितनी बार चलेगा लूप चलेगा आपका 9 टाइम, क्योंकि जो i वाला वेरिएबल है इसके पास में 1 से लेके 9 तक की ही वैल्यू जाएंगी, तो 9 टाइम चलेगा। तो पहली बार में जब वैल्यू आएगी i के पास में वो क्या आएगी, वो आएगी 1। तो यहाँ पे बोला है ए आई का मतलब हो गया 1, क्योंकि पहली बार में वैल्यू की जाएगी आई के पास में 1 जाएगी। तो बोल रहे हैं ए के आई इंडेक्स में, मतलब कि ए के फर्स्ट इंडेक्स में, और ए क्या है ये पूरी लिस्ट है, तो ए के फर्स्ट इंडेक्स में क्या प्लस कर दो, ए के आई में से माइनस करो 1, आई की वैल्यू क्या है 1, और 1 में से माइनस करा 1 तो क्या हो जाएगा 0, मतलब कि जो 1 इंडेक्स है उसमें क्या प्लस कर दो, 0 इंडेक्स की वैल्यू को प्लस कर दो, और उसके बाद में उसी में स्टोर कर दो। देखिए यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज हो रहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया ए और i की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे देखिए 1 लिख दे रहा हूँ मैं इस तरीके से, और इसके बाद में लिखा है इक्वल, और यहाँ पे बोला है a, और इसके बाद में 1, फिर कर दो यहाँ पे प्लस, और क्या कर दो प्लस 0 इंडेक्स को, मतलब कि यहाँ पे आएगा a का 0 इंडेक्स, यहाँ पे इस तरीके से 0 इंडेक्स लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से चीज़ यहाँ पे बन रही है, मतलब कि जो 1 इंडेक्स है उस पर क्या कर दो, 1 इंडेक्स की वैल्यू में प्लस करो, वैल्यू किसको 0 इंडेक्स की वैल्यू को प्लस करो, और उसके बाद में 1 इंडेक्स पे स्टोर कर दो। तो ये शॉर्ट हैंड तरीका यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख रखे होंगे तो आपको पता होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस होके आपकी फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 2 में प्लस हो जाएगी, फिर 3 आएगा, 3 में क्या होगी 2 इंडेक्स की वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू प्लस होकर स्टोर होती चली जाएंगी, मतलब कि यहाँ पे फाइनली आपकी ये लिस्ट बन जाएगी, ये वाली जो लिस्ट है वो बन जाएगी। इसमें हैश नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू आएंगी, हैश अभी नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू है वो लिस्ट की फॉर्म में पूरी आ जाएंगी। इस तरीके से पूरी एक लिस्ट बन जाएगी, इसमें हैश बिल्कुल भी नहीं होंगे, सिर्फ नंबर वाले पार्ट होंगे। अब हैश कैसे आएंगे, देखिए फिर जो लिस्ट आई है उस लिस्ट को करा गया है इटरेट फॉर आई इन ए, मतलब कि लिस्ट के पास में जो वैल्यू है उनको इटरेट करा जा रहा है। तो पहले 9 आएगा, तो 9 क्या होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और 9 के साथ में आपका हैश प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में 14 आएगा, तो 14 आ जाएगा आपका यहाँ पे, और उसके बाद में हैश प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी वैल्यू प्रिंट होती हुई चली जाएंगी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कोड काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको ये काम करना था इस क्वेश्चन में। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अ टीचर,
मतलब कि एक टीचर का रिकॉर्ड कंटेन किया हुआ है एक लिस्ट में, और उस लिस्ट में है क्या, टीचर नेम है, सब्जेक्ट और सैलरी है। तो ये रिकॉर्ड है एक लिस्ट में। अब बोल रहे हैं आपको क्या करना है, आपको जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है जो कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एक स्टैक पे, जिस स्टैक का नाम है टी डिटेल्स। मतलब कि टी डिटेल्स के नाम से एक स्टैक है, और उस पर जो है आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, मतलब कुछ फंक्शन लिखने हैं जो कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वो फंक्शन क्या क्या है और क्या क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला फंक्शन जो आप लिखेंगे वो है पुश एलिमेंट के नाम से, और ये क्या करेगा, ये पुश करेगा उस ऑब्जेक्ट को जो कि कंटेन किया हुआ होगा टीचर नेम और सब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कौन से टीचर का होगा, ये ऑब्जेक्ट उस टीचर का होगा जिसकी सैलरी जो है वो 30,000 से ज़्यादा होगी। तो ये काम तो करेगा आपका पुश एलिमेंट वाला फंक्शन। इसके बाद में बोला है कि पॉप एलिमेंट के नाम से आपको फंक्शन लिखना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो है पॉप करेगा ऑब्जेक्ट को स्टैक में से, मतलब कि जिस स्टैक में जो है पुश एलिमेंट की हेल्प से आपने ऑब्जेक्ट डाले हैं, जो डेटा डाला है, तो उसको ये पॉप करेगा। पॉप का सिंपल सा मतलब होता है डिलीट करना, और डिलीट करने के बाद में उनको डिस्प्ले भी कराएगा, और साथ साथ डिस्प्ले कराएगा स्टैक एम्प्टी। जब सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट स्टैक के अंदर हैं, जब वो सारे डिलीट हो जाएंगे तो उसके बाद में से डिस्प्ले करना चाहिए स्टैक एम्प्टी, ये मैसेज भी डिस्प्ले हो जाए। तो इस काम को करने के लिए आपको ये दोनों फंक्शन लिखने हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोल रखा है कि मान लीजिए जो लिस्ट है टीचर्स की वो इस तरीके से है, उसके अंदर ये डेटा है, तो जो आपका स्टैक होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अमित की तो इसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अभिनव की तो इसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। तो इन दोनों के नेम और सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, स्टैक में पुश हो रहे हैं, मतलब कि जो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है वो स्टैक में जो है स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से स्टैक के अंदर ये आना चाहिए। और जब आप पॉप करेंगे तो पॉप करते टाइम क्या हो, आपका पहले जो है पहला वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो, मतलब कि सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट पुश कराता है वो सबसे पहले डिलीट हो। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए स्टैक की कैरेक्टरिस्टिक होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले डिलीट होगा और डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे डिलीट होगा वैसे डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड डिलीट होगा वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, और जब सारे डिलीट हो जाएंगे तो उसका लिख के आ जाएगा स्टैक एम्प्टी। तो इस तरीके से ये काम करने के लिए आपको कोड लिखना है। तो चलिए इसके कोड की बात कर लेते हैं, मतलब कि प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, प्रोग्राम किस तरीके से रहेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी है, लेकिन चॉइस वाले क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे पूरा का पूरा कोड लिख दिया है, मतलब जो प्रोग्राम है वो पूरा है। तो इस प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए हमने टी डिटेल के नाम से एक एम्प्टी स्टैक को बना लिया है। ये जो है एक तरीके से लिस्ट है जिसको कि हम स्टैक कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ पे पुश एलिमेंट के नाम से एक फंक्शन लिखा है और इसके अंदर डाल दिया है टीचर्स। और टीचर क्या है, ये एक लिस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि टीचर्स के नाम से एक लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जब मैंने कॉलिंग की है पुश एलिमेंट वाले फंक्शन की, तो यहाँ पे टीचर्स के नाम से मैंने क्या कर दिया है, एक आर्गुमेंट पास कर दिया है, और टीचर्स के नाम से यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर दी है। तो ये वाली जो लिस्ट होगी वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी पुश एलिमेंट के टाइम पे। जहाँ हमने पुश एलिमेंट करा है, मतलब कि जो आर्गुमेंट पास करा है ऊपर, वहाँ पे हमारी ये लिस्ट चली जाएगी। तो इस तरीके से इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे लिस्ट चली गई। फिर यहाँ पे लूप लगाया है, लूप में बोला है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ टीचर, मतलब टीचर वाली जो लिस्ट है उसकी जितनी भी लेंथ होगी उतनी बार ये लूप चलेगा। तो कितनी बार चलेगा, इसकी लेंथ 4 है, तो मतलब कि ये लूप जो है 4 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे जो आई है, आई के पास में वैल्यू आएगी 0 1 2 3 तक वैल्यू आएंगी। तो जब ये लूप चलेगा तो एक एक करके वैल्यू जाएंगी। तो पहली बार में यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो पहली बार की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे बोला है इफ टीचर्स आई का मतलब हो गया फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी ये लिस्ट है, क्योंकि ये 0 इंडेक्स हो जाएगा, ये 1 इंडेक्स हो जाएगा, इसके बाद में इस पूरे का 2 इंडेक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, मतलब कि 0 का मतलब हुआ पहली वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, और बोल रहे हैं पहली वाली लिस्ट के भी सेकंड इंडेक्स को चेक करो। तो सेकंड इंडेक्स की बात करें फर्स्ट लिस्ट की, तो 0 1 2 इंडेक्स पे क्या है, सैलरी। तो कहना है सैलरी को चेक करो क्या है, अगर ग्रेटर देन 30,000 है तो क्या करो, L1 के नाम से एक न्यू लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट के एलिमेंट में क्या करो, जो टीचर्स वाली लिस्ट है उसके आई इंडेक्स के 0 इंडेक्स की बात कर रहा है। तो आई इंडेक्स की 0 इंडेक्स की अगर हम बात करें, देखिए 0 पर तो ये लिस्ट हो गई, और इसकी 0 की बात करें तो अमित है, तो अमित को लेगा ये, और उसके बाद में जो है फर्स्ट इंडेक्स को लेगा। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, अकाउंटेंसी, मतलब कि नेम और सब्जेक्ट। तो दोनों जो है इस लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे, अमित और अकाउंटेंसी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है कितनी है, 30,000 से ज़्यादा है। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और 1 के केस में आपका ये वाला इंडेक्स हो जाएगा, और इसके केस में आपकी ये वैल्यू स्टोर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे सैलरी क्या है, 30,000 से कम है। इसी तरीके से थर्ड टाइम लूप चलेगा तो ये वाली वैल्यू भी आपकी ऐड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी सैलरी 26,000 है, जो कि 30,000 से नीचे है। इसके बाद में अभिनव और CS ऐड हो जाएगा लिस्ट के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है,
और बोल रहे हैं जो भी लिस्ट यहाँ पे बन रही है वो किस में अपेंड हो जाए, वो टी डिटेल में, मतलब कि जो स्टैक हमने यहाँ पे डिफाइन करा है उसमें स्टोर हो जाए। तो इस टी डिटेल्स में क्या आ जाएंगी, 2 लिस्ट आ जाएंगी। 2 लिस्ट किस तरीके से आएंगी, देखिए मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल पाए। टी डिटेल्स में जो है वो कुछ इस तरीके से आपकी लिस्ट बनेंगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नेस्टेड लिस्ट आ जाएंगी। पहली लिस्ट आएगी आपकी जिसमें रहेगा अमित, फिर रहेगा अकाउंटेंसी, ये हो गई पहली लिस्ट। इसके बाद में एक लिस्ट और ऐड होगी, और उस लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें रहेगा अभिनव और इसके बाद में रहेगा CS। इस तरीके से ये दूसरी लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से टी डिटेल्स के पास में 2 लिस्ट आ जाएंगी। मुझे लग रहा है इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में पॉप एलिमेंट के नाम से फंक्शन लिखा है, और यहाँ पे क्या करा है, नम के पास में जो है लेंथ स्टोर कर ली है किसकी, टी डिटेल्स, और टी डिटेल्स की लेंथ क्या रहेगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नम वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। मैं यहाँ पे देखिए n=2 लिख दे रहा हूँ, समझ जाइए कि नम की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में हमें वाइल लूप लगाया है, वाइल लूप में बोला है वाइल लेंथ ऑफ टी डिटेल्स नॉट इक्वल 0, मतलब कि टी डिटेल्स की जब तक की लेंथ 0 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चले। तो पहली बार में ये लूप चल जाएगा क्योंकि अभी जो टी डिटेल्स की लेंथ 0 नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमने दिया है टी डिटेल्स डॉट पॉप, और यहाँ पे जो है डेल के नाम से एक फंक्शन, और यहाँ पे डेल के नाम से वेरिएबल ले लिया है जिससे कि जो भी एलिमेंट वहाँ से डिलीट हो वो यहाँ पे स्टोर हो जाए, मतलब कि उसको ये रिटर्न कर दे इस वाले वेरिएबल के पास में, और उसके बाद में उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। तो जो भी एलिमेंट डिलीट होगा, मतलब कि पहली बार में कौन सा डिलीट होगा, ये वाला डिलीट होगा, क्योंकि लास्ट वाला पहले डिलीट करता है पॉप मेथड। तो ये डिलीट होगा पहले और ये डिस्प्ले आपका हो जाएगा। इसके बाद में जो है नम की वैल्यू -1 कर दी है, तो नम की वैल्यू -1 हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे नम की वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद में अगेन लूप चलेगा तो जो है पहला वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, मतलब कि ये वाला डिलीट हो जाएगा और ये वाला भी डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसके बाद में नम की वैल्यू हो जाएगी 0, और उसके बाद में यहाँ पे लूप आपका नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे रखा है लेंथ ऑफ टी डिटेल नॉट इक्वल 0। अब 0 हो चुकी है तो इस केस में आपका लूप यहीं पे बंद हो जाएगा, और उसके बाद में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट में लिख के आ जाएगा स्टैक एम्प्टी। तो इस तरीके से ये आपका काम हो जाएगा, मतलब कि जो आउटपुट इन्होंने मांगा था वो आउटपुट आपका आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे दोनों ही फंक्शन को कॉल कर दिया गया है जिससे कि जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए चॉइस दे रखी थी, और यहाँ पे बोला गया है चॉइस वाले क्वेश्चन में कि आपको जो है पाइथन का एक फंक्शन लिखना है जिसका नेम है पुश, और इसमें जो है एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है एस डेटा के नाम से। और एस डेटा है क्या, ये डिक्शनरी है जिसके अंदर जो है स्टूडेंट की डिटेल है, और किस फॉर्म में है, एस नेम और परसेंटेज के फॉर्म में है। तो आपको बोला जा रहा है जो फंक्शन है वो क्या करे, पुश करे उन स्टूडेंट का नेम स्टैक में जिनकी परसेंटेज जो है वो 90 से ज़्यादा है, और उसके बाद में जो है फाइनली काउंट करे उन एलिमेंट्स को कि कितने एलिमेंट पुश हुए हैं, और काउंट करके जो नंबर है उसको प्रिंट करा दे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला है कि मान लीजिए एस डेटा के नाम से ये डिक्शनरी है, तो इसमें डेटा है, देखिए रोहन है और इसकी परसेंटेज है, वरुण है इसकी परसेंटेज है। तो इस तरीके से नेम और परसेंटेज दे रखी है। तो कह रहे हैं जब ये डिक्शनरी हो तो आपके स्टैक में क्या जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये डेटा जाना चाहिए। क्यों जाएगा ये डेटा, ये इसलिए जाएगा, देखिए रोहन की परसेंटेज क्या है 90 से ज़्यादा है, इसके अलावा शिव की परसेंटेज 90 से ज़्यादा है, और फिर जो है राजीव की परसेंटेज 90 से ज़्यादा है। तो इनके ही नेम जो है वह सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं, स्टैक में जो है पुश हो रहे हैं। तो यही पुश होने चाहिए, और उसके बाद में जब स्टैक के एलिमेंट को काउंट किया जाएगा तो ये बता देगा काउंट करके कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, मतलब कि ये आउटपुट आना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो है आपको फंक्शन लिखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की भी। तो इसका आंसर जो है आपका इस तरीके से रहेगा, देखिए यहाँ पे जो है पूरा का पूरा कोड लिख दिया है। इस कोड में क्या हो रहा है समझ लेते हैं। पहले जो है एस डिटेल के नाम से यहाँ पे क्या कर लिया है, एक लिस्ट ले लिए जिसको कि हम एक स्टैक कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ पे पुश के नाम से फंक्शन लिख लिया है, क्योंकि उन्होंने बोला था पुश के नाम से फंक्शन लिखना है, और इसके अंदर एस डेटा के नाम से एक पैरामीटर पास कर दिया है। तो एस डेटा के नाम से जब हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कराया तो इसका मतलब जब कॉल करेंगे हम फंक्शन को तो वहाँ पे हमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो फंक्शन की देखिए यहाँ पे कॉलिंग करिए, और कॉलिंग करिए तो इसमें देखिए एस डेटा पास कर दिया है, और ये एस डेटा क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर क्या है स्टूडेंट के नेम और उनकी परसेंटेज है। तो इस तरीके से डिक्शनरी है वो आपकी यहाँ पे एस डेटा में आ जाएगी। ये काम आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके आगे बात कर लेते हैं। इसके आगे देखिए काउंट के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 0 रखी है। फिर बोला है फॉर के इन एस डेटा, मतलब कि डिक्शनरी है उसको इटरेट किया जा रहा है, और जब इटरेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो की वाले पार्ट होंगे वही बस क्या होंगे, किसके पास जाएंगे, के पास में। एक बार में एक की जाएगी, पहले रोहन जाएगा, फिर वरुण जाएगा, फिर शिव जाएगा, फिर मोहित, फिर राजीव, एक एक करके की जाएंगे किसके पास में, के पास में। और बोल रहे हैं उसके बाद में इफ एस डेटा के, मतलब कि एस डेटा की जो की है उसकी जो वैल्यू है अगर वो 90 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या कर दो, जो की आई है के पास में उसको अपेंड कर दो किसमें,
एज डिटेल में, और की में क्या आ रहे हैं, नेम आ रहे हैं। तो नेम जो है अपेंड हो जाएगा, उसी का नेम अपेंड होगा जिसके जो है 90 से ज़्यादा नंबर होंगे। तो ये काम आपका इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होती चली जा रही है। जितने बार भी पुश होंगे उतने बार काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से 3 स्टूडेंट के नेम पुश होंगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे इस तरीके से मैसेज दे दिया है, जो कि मैसेज आपको क्वेश्चन में दे रखा था, द काउंट ऑफ एलिमेंट इन द स्टैक इज, और उसके बाद में जो है काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। तो इस तरीके से आपका जो है एग्जैक्टली वही आउटपुट आ जाएगा जो कि आपको करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ जो हमने इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन सी को कंप्लीट कर लिया है, अब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन डी को। तो सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 31 से। तो 31 वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, ग्लोबल नॉलेज शेयर इंस्टीट्यूट जो है वो प्लानिंग कर रहा है एक सेंटर को सेटअप करने का, कहाँ पे, हैदराबाद में। और वहाँ पे जो है 4 स्पेशलाइज्ड ब्लॉक रहेंगे जिनका नाम रहेगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और साथ ही में रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। तो इस तरीके से ये 4 ब्लॉक रहेंगे और चारों के लिए सेपरेट बिल्डिंग रहेंगी। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो फिजिकल डिस्टेंस है सारी बिल्डिंग्स का एक दूसरे के बीच में, तो वो भी यहाँ पे नीचे दे रखा है। मतलब कि नीचे डिस्टेंस मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दे रखा है, और जो डिस्टेंस दे रखा है वो मीटर में है। तो आपसे बोला गया है कि एज अ नेटवर्क एक्सपर्ट आपको जो है 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनके आपको आंसर देने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने बोल रखा है कि ब्लॉक है। ये डायग्राम जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने दे रखा है कि डायग्राम दे रखा है, मतलब जो ब्लॉक होंगे उनके डायग्राम इस तरीके से रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिस्टेंस भी दे रखा है कि इस तरीके से जो है डिस्टेंस दे रखा है सारे ब्लॉक के बीच में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दे रखा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का दे रखा है। तो इस तरीके से डिस्टेंस दे रखा है जो कि मीटर्स में है। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर भी दे रखे हैं कि किस ब्लॉक में कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दे रखी हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल मेन सर्वर ऑफ ग्लोबल नॉलेज शेयर इंस्टीट्यूट टू गेट एफिशिएंट कनेक्टिविटी विद ऑल ब्लॉक्स। भाई पहले इन्होंने पूछा है कि सबसे सुटेबल लोकेशन बताइए कि जिसके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो अपना सर्वर सेटअप कर सकता है, जिससे कि सारे ब्लॉक में एफिशिएंट कनेक्टिविटी मिल पाए। तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा आसान होगा। जिस बच्चे ने भी जो है मेरा नेटवर्किंग वाला चैप्टर देख रखा हुआ तो वो इसका आंसर बहुत जल्दी कर देगा। देखिए मैंने बताया था आपको शॉर्टकट ट्रिक कि यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और पूछा जाए आपसे सर्वर कहाँ लगेगा, तो सिंपली आपको जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर चेक कर लेने होते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं वहीं पे आपका सर्वर इंस्टॉल होगा। तो इस केस में जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले ब्लॉक में जो है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं, तो यहीं पे सर्वर लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, ट्रैफिक यहीं पे सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में रीजन पूछा जाए तो रीजन में आप ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है और यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा। मुझे लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें पूछा गया आपसे, सजेस्ट विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल द ब्लॉक्स। मतलब कि यहाँ पे जो डायग्राम ऊपर दे रखा था तो उसको जो है आपको ड्रॉ करके बताना है कि किस तरीके से जो है कनेक्ट करा जाए उनको, जिससे कि जो है इफेक्टिव कनेक्टिविटी जो है सभी ब्लॉक्स में मिल पाए। तो ड्रॉ करने की अगर हम बात करें तो आप जो है इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करने की बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले को क्या कर दिया हमने, सर्वर डिफाइन कर दिया। मतलब कि यहाँ पे सर्वर लग गया तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए सर्वर कहाँ है, तभी जो हम उसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्वर जब पता चल गया है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, सर्वर वाले को जो है इससे कनेक्ट कर देंगे, इसी तरीके से सर्वर वाले से इस वाले को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि जितने भी ब्लॉक हैं उनको डायरेक्टली सर्वर वाले से जो है कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होता तो उस केस में हम सोच सकते थे कि भाई पहले एक ब्लॉक से कनेक्ट करें फिर उस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करें, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मीटर्स में है। तो आप जो है सर्वर वाले से जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिल पाएगी। तो इस तरीके से जो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले से ही सबको कनेक्ट कर देंगे। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन द ईच ब्लॉक फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर इंस्टॉल्ड विद इन द सेंटर। भाई हर ब्लॉक के अंदर कौन सी डिवाइस लगाएं जिससे कि जो है जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सके। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ डिवाइस दे रखी है, मॉडेम दे रखा है, स्विच दे रखा है, गेटवे दे रखा है और राउटर दे रखा है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा स्विच। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे 4th वाले की। तो यहाँ पे बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम फॉर इफिशिएंटली कनेक्टिंग द ब्लॉक्स। भाई यहाँ पे जो है आपको केबल का भी बताना है कि कौन सी केबल यहाँ पे बेस्ट रहेगी। पहला है फाइबर ऑप्टिक केबल, फिर है इथरनेट केबल, फिर कोएक्सियल केबल दे रखी है, फिर सिंगल पेयर टेलीफोन केबल भी दे रखी है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सी केबल बेस्ट रहेगी। इसके अलावा इन्होंने पूछा है, ऑल्सो मेंशन विच टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क
विल बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर सिस्टम विद इन ईच सेंटर। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपको टोपोलॉजी बतानी है कि जब उन्हें कनेक्ट किया जाएगा तो कौन सी टोपोलॉजी फॉर्म होगी। तो इसका आंसर जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए केबल की अगर हम बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको चाहिए होगी फाइबर ऑप्टिक केबल। हालांकि अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क में तो यहाँ पे इथरनेट केबल का भी यूज़ किया जा सकता है और साथ ही साथ कोएक्सियल केबल का भी यूज़ किया जा सकता है। बट यहाँ पे जब ऑप्शन में केबल दे रखी है तो हम पिक करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल को, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोपोलॉजी की तो टोपोलॉजी हो जाएगी यहाँ पे स्टार, क्योंकि जहाँ पे भी कनेक्ट होंगे कंप्यूटर तो वहाँ पे स्विच होगा और स्विच से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक स्टार फॉर्म होगा। मतलब ये टोपोलॉजी क्रिएट होगी वो कैसे होगी, स्टार टोपोलॉजी होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म आफ्टर कनेक्टिंग ऑल द ब्लॉक्स विद द ईच अदर। भाई जितने भी ब्लॉक हैं अगर उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मीटर्स में ही डिस्टेंस है बिल्डिंग्स का। तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क जो है फॉर्म हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता, एक सिटी से दूसरी सिटी में होता, ये एक ही सिटी में किलोमीटर्स में डिस्टेंस होता, तब आपका मैन फॉर्म होता। लेकिन इस क्वेश्चन के केस में जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको आंसर भी दिखा दिए। पहले वाले का इंजीनियरिंग ब्लॉक था, इस तरीके से जो है आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। एंड थर्ड की हम बात करें तो इसका आंसर स्विच हो जाएगा। फोर्थ की हम बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल एंड स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। एंड फिफ्थ की बात करें तो ये हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मुझे लग रहा है आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 32। तो इस 32 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे आउटपुट। यहाँ पे देखिए बोला गया है राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका जो है आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आउटपुट की कि आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस कोड में हो क्या रहा है, इस कोड में जो है एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है कंप्यूट, और इसके अंदर जो है 3 पैरामीटर पास किए हुए हैं। पैरामीटर बोलिए या आर्गुमेंट बोलिए, बात लगभग एक ही है। तो यहाँ पे देखिए ए बी के नाम से पैरामीटर है और सी के नाम से पैरामीटर है। और ए बी जो है वो कैसे पैरामीटर है, ए बी जो है पोजिशनल पैरामीटर है, मतलब कि रिक्वायर्ड पैरामीटर है। और जो सी है वो कैसा है, डिफॉल्ट पैरामीटर है। तो जब भी हम फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर पास करते हैं तो इसका मतलब ये है हमें फंक्शन की कॉलिंग में भी जो है पैरामीटर वहाँ पे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर है, मतलब ए और बी जो है रिक्वायर्ड पैरामीटर है। तो इन 2 की वैल्यू तो आपको देनी ही पड़ेंगी फंक्शन की कॉलिंग में। और जो सी है इसकी वैल्यू आपके लिए ऑप्शनल है कि इसकी वैल्यू आप दो या मत दो। अगर आप फंक्शन कॉलिंग में दोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और अगर नहीं दोगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ वाली ले लेगा जो कि है स्टार। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें की गई हैं। तो आ जाते हैं फंक्शन की कॉलिंग वाले पार्ट पे। तो यहाँ देखिए जो फंक्शन है इसको 3 टाइम कॉल किया गया है। तो तीनों बार की जो कॉलिंग हो रही है उनको डिस्कस कर लेते हैं, और उन केसेस में क्या क्या आउटपुट आएंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइम की कॉलिंग की। जब फर्स्ट टाइम फंक्शन को कॉल किया गया तो देखिए 2 वैल्यू पास की गई हैं यहाँ पे, मतलब कि 2 आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं। एक करा गया है 10 और एक करा गया है 14। 2 वैल्यू पास की गई हैं। तो 10 कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा, और 14 कहाँ चला जाएगा, बी में। ये 2 वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी। सी की वैल्यू नहीं दी गई है तो सी में आपका क्या रहेगा, स्टार ही रहेगा। इसके बाद में जाते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए लूप लगा हुआ है और लूप में बोला जा रहा है फॉर आई इन रेंज ए कॉमा बी प्लस 1, मतलब कि ए की वैल्यू से स्टार्ट हो और बी की वैल्यू में +1 करो तो वहां तक की रेंज में इस लूप को चला दो। तो ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू है 14, और 14 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो मतलब कि 10,15 की रेंज यहाँ पे बन जाएगी। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप जो है टोटल 5 टाइम चलेगा। तो एक एक करके वैल्यू जाएंगी। आई के पास में पहले 10 जाएगी, फिर 11 जाएगा, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15 नहीं जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके वैल्यू जाएंगी, मतलब कि जो लूप है वो 5 टाइम चलेगा। तो इसके अंदर का जो कोड है वो भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो कोड में क्या बोला है, इन्होंने कोड में बोला है जो भी आई के पास में वैल्यू आती है अगर वो 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या करो, उस आई की वैल्यू को प्रिंट करो और साथ ही साथ क्या कर दो, सी की वैल्यू को प्रिंट कर दो। जो भी सी की वैल्यू है उसको भी प्रिंट कर दो। और मान लीजिए 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो उस केस में आई की वैल्यू को प्रिंट करो और उसके साथ में क्या कर दो, @ का साइन प्रिंट कर दो। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली बार की कॉलिंग में आउटपुट क्या आएगा। तो पहली बार की कॉलिंग में देखिए आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से आएगा। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर से लेता हूँ जिससे कि आउटपुट आ पाए, क्योंकि आउटपुट जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहली बार में वैल्यू जाएगी 10, तो यहाँ पे देखिए 10 आ जाएगा। इसके बाद में आएगा आपका स्टार, क्योंकि 10 जो है वो डिविजिबल है किससे, 2 से, तो इसके बाद में स्टार आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है अगर डिविजिबल हो तो आई की वैल्यू के साथ में क्या कर दो, सी की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो वही यहाँ पे प्रिंट हो गया है। इसके बाद में जाएगा 11, तो 11 के केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा 11 और उसके बाद में आ जाएगा आपका @ फिर आएगा 12 जो कि 2 से डिविजिबल है।
तो इसके बाद में आ जाएगा स्टार। फिर आएगा 13, ये डिविजिबल नहीं है तो इसके साथ आ जाएगा @ फिर आएगा 14 जो कि डिविजिबल है तो इसके साथ आ जाएगा स्टार। इस तरीके से ये आउटपुट आएगा आपका फर्स्ट टाइम जो है फंक्शन की कॉलिंग पे। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि जब फंक्शन को सेकंड टाइम कॉल किया गया है तो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 आर्गुमेंट पास करे हैं 25, 29 और हैश। तो 25 चला जाएगा ए में, 29 चला जाएगा बी में और जो सी है इसके अंदर चला जाएगा हैश। मतलब कि जो स्टार है वो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पास की गई है तो हैश आ जाएगा। तो यहाँ पे रेंज बनेगी 25, 30 की, क्योंकि 29 वैल्यू थी बी की, उसमें प्लस हो गया 1 तो 30 हो जाएगा। तो 25, 30 हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आएंगी, पहले 25 आएगी तो 25 के केस में जो है यहाँ वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, मतलब कि ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आउटपुट क्या आएगा देखिए मैं लिख देता हूँ अगेन। यहाँ पे आपका आएगा 25, फिर आएगा @ इसके बाद में 26 आएगा और 26 के केस में जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आ जाएगा आपका हैश, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू हो चुकी है हैश। इसके बाद में आएगा 27 और फिर आ जाएगा @ क्योंकि जो है कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद में आएगा 28 और फिर आ जाएगा हैश। इसके बाद में फिर 29 आएगा और फिर आ जाएगा @ तो इस तरीके से ये आउटपुट आ जाएगा जब आप फंक्शन को सेकंड टाइम कॉल करेंगे। अब बात करते हैं जब फंक्शन को थर्ड टाइम कॉल किया जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा। तो थर्ड टाइम में देखिए यहाँ पे पास किया गया है 5 और 10, तो ए के अंदर 5 चला जाएगा और बी के अंदर 10 चला जाएगा और सी की वैल्यू आपकी स्टार ही रहेगी, क्योंकि इस बार जो है सी की वैल्यू पास नहीं करी है। तो इस बार जो लूप की रेंज बनेगी वो बनेगी आपकी 5, 11 की, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 10 है तो प्लस हो जाएगा 1, तो 5, 11 की 1 जाएगी। तो पहली बार में 5 जाएगा और 5 के केस में देखिए आउटपुट क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। आपका आ जाएगा 5 और उसके बाद में आ जाएगा @ क्योंकि यहाँ पे जो है कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, 2 से डिविजिबल 5 नहीं है। इसके बाद में जो है 6 जाएगा तो आ जाएगा 6, इसके बाद आ जाएगा आपका स्टार। फिर 7 जाएगा तो आ जाएगा 7 और @ इसके बाद में जो है 8 जाएगा तो 8 के केस में आ जाएगा 8 स्टार। फिर जाएगा 9 और 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या आ जाएगा 9 @ फिर 10 जाएगा तो 10 डिविजिबल है तो आ जाएगा 10 और स्टार। इस तरीके से ये आउटपुट आ जाएगा आपका फंक्शन के थर्ड टाइम कॉल करने पे। तो इस तरीके से तीनों टाइम कॉलिंग करने पे ये आउटपुट आएगा। तो फाइनल जो आउटपुट आपका बनेगा वो ये बनेगा, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो है आउटपुट इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आउटपुट किस तरीके से आया है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे मैंने पूरा आउटपुट लिख दिया है। आप लोग देख सकते हैं जो आउटपुट मैंने वहाँ पे लिखा था वही आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बी पार्ट इसका, और इसमें बोला गया है कि नीचे कोड दे रखा है जो कि जो है इंसर्ट कर रहा है कुछ रिकॉर्ड एक एम्प्लॉय नाम की टेबल में। और यहाँ पे देखिए डेटा टाइप दे रखा है कि EID जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है, ई नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का, ई सैलरी इंटीजर टाइप की है और डिपार्टमेंट नंबर जो है इंटीजर टाइप का है। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो काम किया जा रहा है नीचे वो पाइथन और SQL की कनेक्टिविटी के साथ में किया जा रहा है। तो यहाँ पे यूजर नेम दे रखा है कि रूट है और जो पासवर्ड है वो EMP123 है। और साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का नाम है कंपनी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे डिटेल जो है वो इस तरीके से एक्सेप्ट की जा रही है यूज़र से, मतलब EID, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, ये जो है यूज़र से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस दे रखी है, मतलब कि कुछ मिसिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं कोड में। तो उन स्टेटमेंट से जो है आपको ये फंक्शन परफॉर्म करने हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा कोड है और इसमें जो है कुछ मिसिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं स्टेटमेंट 1 में जो है आपको वो कोड लिखना है जिससे कि कर्सर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कि टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट रिकॉर्ड इन द टेबल एम्प्लॉय। भाई कोड लिखना है जिससे कि जो कमांड है इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड टेबल में, कौन सी टेबल में, एम्प्लॉय वाली टेबल में, वो एग्जीक्यूट हो सके। तो वो कोड लिखना है जिससे कि जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो सके और जो रिकॉर्ड है वो टेबल में इंसर्ट हो सके। और थर्ड वाले स्टेटमेंट बोला है टू ऐड रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड आपने डाले हैं वो परमानेंटली स्टोर करने के लिए जो है आपको कमांड चलानी है। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपको फिल करने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहले वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहले वाले स्टेटमेंट में आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा OBJ1 और आ जाएगा डॉट कर्सर। OBJ1 लिख जाएगा यहाँ पे, देखिए मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से आ जाएगा। OBJ1 के नाम से क्या है, ऑब्जेक्ट है, OBJ1 डॉट कर्सर, क्योंकि कर्सर ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से आप कोड लिख देंगे तो इससे जो है कर्सर ऑब्जेक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो है आप एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को
माय कर्सर की हेल्प से। तो यहाँ लिखेंगे माय कर्सर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है कर्सर ऑब्जेक्ट, वो माय कर्सर के नाम से करा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है माय कर्सर। तो यहाँ पे लिख देंगे माय कर्सर, और इसके एग्जीक्यूट के अंदर क्या डाल देंगे, एग्जीक्यूट के अंदर आप डाल देंगे क्वेरी। क्वेरी इस तरीके से लिख देंगे क्वेरी, और उसके बाद में जो है इस तरीके से क्लोज कर देंगे। तो ये काम आपको यहाँ पे करना है। और थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका obj1, यहाँ पे लिख देंगे obj1 और डॉट लगा के आप लिख देंगे कमिट। कमिट फंक्शन क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए, ये परमानेंटली क्या करता है, रिकॉर्ड को ऐड कर देता है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे फिल करना था, मतलब कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने हैं, तो आपका काम हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 में जो है आपको लिखना था obj1 डॉट कर्सर, सेकंड वाले में लिखना था माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और क्वेरी डाल देनी थी, मतलब कि जो क्वेरी वाला वेरिएबल था वो यहाँ पे पड़ जाएगा। इसके बाद में थर्ड वाले स्टेटमेंट में आपको लिखना था obj1 डॉट कमिट। यहाँ पे देखिए कॉमन लिख दिया, ये गलत है, आप इसको obj कर लेना, क्योंकि obj के नाम से वहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो obj1 डॉट कमिट यहाँ पे आ जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें पूछा गया है डिफाइन बाइनरी फाइल्स। पहले तो आपको बाइनरी फाइल को डिफाइन करना है, और उसके बाद में यहाँ पे बाइनरी फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि एक बाइनरी फाइल है बुक डॉट डेट के नाम से, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा डेटा का वो ये रहेगा, बुक नंबर रहेगा, बुक नेम रहेगा, ऑथर रहेगा, फिर प्राइस रहेगा। इस तरीके से जो है इस स्ट्रक्चर में जो है डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे बोला गया कि आपको फंक्शन लिखनी है यूजर डिफाइन, जिसमें कि फंक्शन का नाम रहेगा क्रिएट फाइल, और ये क्या करेगा, डेटा को इनपुट करवाएगा, मतलब कि रिकॉर्ड के फॉर्म में जो है इनपुट करवाएगा। कौन सी फाइल में, जो बुक वाली फाइल है बाइनरी फाइल, इसमें जो है रिकॉर्ड को ऐड करेगा। तो इस काम को करने के लिए आपको जो है ये फंक्शन लिखना है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे बोला है कि एक और फंक्शन लिखना है काउंट रिकॉर्ड के नाम से, मतलब कि काउंट रैक के नाम से लिखना है, और इसमें ऑथर के नाम से क्या रहेगा, एक पैरामीटर रहेगा, मतलब कि जो ऑथर है वो एक पैरामीटर है, और ये जो पैरामीटर होगा वो यूजर से एक्सेप्ट करवाया जाएगा, और उसके बाद में जो है काउंट करके जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा कि कितनी बुक जो है उस ऑथर के नाम से यहाँ पे स्टोर की हुई हैं, मतलब कि जो बुक वाली फाइल है इसमें कितनी बुक जो है उस ऑथर के नाम से स्टोर की हुई है। तो इस काम को करने के लिए जो है आपको ये सेकंड वाला फंक्शन लिखना है। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं किस तरीके से इन फंक्शंस को लिखेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं बाइनरी फाइल की, कि बाइनरी फाइल क्या होती हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, बाइनरी फाइल जो है वो ऐसी फाइल होती हैं जहाँ पे कि जो डेटा है वो एक्चुअल फॉर्मेट में रहता है, और ये ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होती हैं। इनको जो आप स्पेसिफिक प्रोग्राम की हेल्प से ही रीड कर सकते हैं। तो बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि आपको याद ही होगी, अगर याद नहीं है तो मेरे फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर से जो है याद कर लेना, वहाँ पे जो है मैंने लिखवा रखी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम वाले पार्ट की। देखिए यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो यहाँ पे मेनली प्रोग्राम वाले पार्ट पे हम फोकस करेंगे। डेफिनेशन आप लोग बहुत आराम से याद कर लेंगे, मैंने बता ही दिया आपको। जो फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर है वहाँ से आप जो है डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं, आपकी बुक में भी दे रखी होगी, तो वहाँ से डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लेना। तो पहले बात कर लेते हैं डेटा को डालने की। तो हमें जो है यहाँ पे बाइनरी फाइल भी वर्क करना है, तो पहले तो क्या करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल मॉड्यूल, और इसको इंपोर्ट करने के बाद में जो है क्रिएट फाइल के नाम से यहाँ पे फंक्शन लिख लिया है। फिर यहाँ पे जो है फाइल को ओपन कर लिया है, जो फाइल उन्होंने दे रखी थी उसको जो है AB मोड में कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है डेटा को अपेंड करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें सिंगल रिकॉर्ड ऐड नहीं करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करने हैं, मतलब कि जो भी डेटा हम डालते जाएं उसके ऊपर से ही डेटा ऐड होता हुआ चला जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे AB मोड में ओपन करा है। फिर इसके बाद में यूजर से बुक नंबर एंटर करवाया, बुक का नेम एंटर करवाया, ऑथर को एंटर करवाया है, प्राइस को एंटर करवाया है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने फॉर्मेट दे रखा था कि इस फॉर्मेट में जो है डेटा स्टोर होगा। तो इस तरीके से स्टोर करवा लिया है, और उसके बाद में जो है रैक के नाम से, मतलब कि रिकॉर्ड के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, और इसको जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्ट करवाई हैं उनको सबको लिस्ट के एलिमेंट में डाल दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी एक लिस्ट फॉर्म हो जाएगी रैक के नाम से, और इस लिस्ट को जो है डम मेथड की हेल्प से क्या कर दिया है, डम कर दिया है कहाँ पे, फाइल में, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं राइट कर दिया है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी किस तरीके से राइट करते हैं। पहले जो है यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं जिसको कि हमें फाइल में राइट करना है। तो रैक के नाम से लिस्ट थी, इसको राइट करना है तो रैक लिख दिया है, और उसके बाद में फाइल ऑब्जेक्ट लिखा है जो कि हमने फाइल को ओपन करते टाइम क्रिएट करा था, तो फाइल ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। जितने रिकॉर्ड एंटर करने हैं आप कर सकते हैं। प्रोग्राम को 2-3 बार चला दीजिए। अगर आप चाहें इसके बाद में कंडीशन भी लगा सकते हैं, यस नो वाली, मतलब कि लूप में डाल सकते हैं इस कोड को। जितने भी रिकॉर्ड आपको ऐड करने हैं वो लूप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये काम जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको चेक किया जा रहा है कि आपको ये काम करना आता है या नहीं आता है, तो इस तरीके से आप कर देंगे। लूप में नहीं भी डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया है। देखिए फाइल को क्लोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे जो है फाइल को क्लोज नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे विद ओपन क्लोज के साथ में अगर आप ओपन करते हैं तब आपको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी। अगर आप लोगों ने मेरे फाइल हैंडलिंग वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो यहाँ पे इस फंक्शन से क्या हो जाएगा, डेटा आपका फाइल में पड़ जाएगा।
अब बात करते हैं यहाँ पे काउंट करने की। तो काउंट के लिए यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा है काउंट रैक, क्योंकि इस नाम से ही जो है फंक्शन बोला गया था। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया है जो कि ऑथर। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर पास कर रहा है, तो क्या हो गया इसका मतलब कि जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे जो है एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं फंक्शन कॉलिंग की। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पे जो है फंक्शन की कॉलिंग की गई है और इसके अंदर ऑथर को पास किया गया है। मतलब कि ऑथर के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें ऑथर का नेम यहाँ पे यूजर से एंटर करवा लिया है। तो जो भी ऑथर नेम जो है यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो कहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में इस फंक्शन में जो है फाइल को ओपन कर लिया है रीड मोड में, क्योंकि यहाँ पे सिंपली फाइल को रीड करना है। फिर नम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है जिससे कि जो हम काउंटिंग कर सके और इसकी वैल्यू रखी है स्टार्टिंग में 0। फिर ट्राई ब्लॉक लगाया है जिससे कि कोई एक्सेप्शन आए तो उसको हैंडल किया जा सके। फिर लगाया है वाइल लूप और वाइल लूप में लिख दिया है वाइल ट्रू, मतलब कि ये लूप जो है जब तक कि फाइल सारी रीड नहीं हो जाएगी तब तक चलता ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करा है, लोड मेथड की हेल्प से जो है रिकॉर्ड को रीड करा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम बाइनरी फाइल में डेटा को रीड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को रीड कर लिया है और रीड करने के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, रैक वाले वेरिएबल के पास में आ जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं पूरी एक लिस्ट होगी जो कि आ जाएगी रैक के पास में। फिर यहाँ पे बोला है कि जो ऑथर के अंदर वैल्यू आई है, मतलब कि यहाँ पे जो यूजर ने एंटर करी थी वैल्यू, वो यहाँ पे ऑथर में आ गई है। तो उस ऑथर के अंदर जो वैल्यू है अगर वो जो है रैक वाली लिस्ट के सेकंड इंडेक्स से मैच कर रही है, मतलब कि उसके बराबर है, तो क्या करो नम1 की वैल्यू प्लस कर दो। और सेकंड इंडेक्स पे देखिए वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ आपको। सेकंड इंडेक्स पे जो है वैल्यू होगी ऑथर की। देखिए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, ऑथर। तो सिंपली यहाँ पे जो है ऑथर को चेक किया जा रहा है कि जो ऑथर यहाँ पे एंटर कराया यूजर ने उस ऑथर का नेम जो है मैच कर रहा है यहाँ पे सेकंड वाले रिकॉर्ड में जो कि फाइल में है। अगर उससे मैच कर रहा है तो नम की वैल्यू में क्या कर दो, +1 कर दो। तो इस तरीके से जितनी बार भी मैच करेगा उतनी बार क्या होगी, नम की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी। और इसके बाद में फाइल जब एंड होगी तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिया कि जैसे फाइल एंड हो तो वहाँ पे फाइल क्लोज हो जाए। और उसके बाद में जो नम की वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया गया है, मतलब कि जो फंक्शन है वो नम की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जो नम की वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी, रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ जाएगी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन किस तरीके से वैल्यू रिटर्न करता है। तो फंक्शन वाले चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपके फंक्शन की डाउट क्लियर नहीं है कि फंक्शन किस तरीके से काम करता है, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करता है, वैल्यू कैसे रिटर्न होती है, आर्गुमेंट कैसे पास किए जाते हैं, कैसे वैल्यू जो है फंक्शन कॉल से फंक्शन डेफिनेशन में जाती है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी आपकी तो यहाँ पे आप लोग नहीं समझ पाएंगे और आउटपुट भी जो है आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ आप इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो है फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अगर आपके क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है रिजल्ट के पास में और उसके बाद में जो है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया है कि यहाँ पे जो ऑथर है उसकी कितनी बुक्स हैं वो रिजल्ट की वैल्यू में आ जाएंगी। अगर एक बुक होगी तो 1 आ जाएगा लिख के, 2 होंगी तो 2 आ जाएगा, जितनी भी होंगे उतने नंबर यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो काम करने के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था वो काम आपका इस कोड से हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ जो हमने ये सेक्शन डी को कंप्लीट कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ई को। तो सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 34 से और 34 क्वेश्चन में बोला गया है कि सचिन ने जो है क्रिएट करी एक टेबल जिसका नेम है कस्टमर और उसमें जो है कुछ कस्टमर्स के रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कस्टमर के नाम से एक टेबल दे रखी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो कस्टमर वाली टेबल है उसमें आइडेंटिफाई करो मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी की। भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कॉलम कौन सा है जिसको कि आप एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर जो है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कॉलम है क्योंकि यहाँ पर देखिए सबके सी नंबर जो है डिफरेंट है। हालांकि अगर हम बात करें तो नेम भी डिफरेंट है, लेकिन नेम सेम हो सकते हैं, जेंडर भी सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है और साथ साथ अगर हम बात करें तो फ़ोन नंबर भी सेम हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लीजिए 2 भाई हैं तो उनके फ़ोन नंबर सेम हो सकते हैं। तो इसीलिए जो सी नंबर है मतलब कि जो कस्टमर नंबर है वो 2 कस्टमर्स के सेम नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे सी नंबर को। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ 2 कॉलम आर एडेड एंड 1 रो आर डिलीटेड फ्रॉम द टेबल रिजल्ट। देखिए यहाँ पर रिजल्ट लिख गया है, यहाँ पे कस्टमर ही आएगा। ये कस्टमर वाली टेबल की ही हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर वाली टेबल में अगर 2 कॉलम और ऐड कर दी जाए और 1 रो को डिलीट कर दिया जाए तो कस्टमर वाली टेबल की न्यू डिग्री और कार्डिनलिटी क्या बनेगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है और यहाँ पे 2 कॉलम और ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 2 कॉलम और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 कॉलम हो जाएंगे। तो इसकी जो डिग्री बनेगी वो तो हो जाएगी 7। और यहाँ पे कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें तो अभी कितनी रो है, 3 रो है।
इसमें से एक डिलीट कर दी तो यहाँ पे 2 रो बचेंगी और 2 रो का मतलब होगा कि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 2 हो जाएगी। देखिए कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि एक टेबल में कितनी रोज हैं वो हो जाती है कार्डिनलिटी, और एक टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं वो हो जाती है उस टेबल की डिग्री। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और रो को काउंट करते हुए हम जो है पहले वाली जो हेडिंग होती है उसको काउंट नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं, सी नंबर लिखा है मैंने पहले वाले में, डिग्री लिखी है 7 और कार्डिनलिटी लिखी है 2। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू चेंज फोन नंबर ऑफ कस्टमर, जिसका सी नंबर जो है 1002 है तो उसका मोबाइल नंबर जो है ये कर दो, मतलब पहले जो भी मोबाइल नंबर है उसको चेंज करके ये मोबाइल नंबर कर दो। तो कस्टमर वाली टेबल में ये चेंजेस आपको करने के लिए क्वेरी लिखनी है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये चीज़ गलत आ गई है, ये किसी और क्वेश्चन का आ गया है तो इसको आप इग्नोर करना। मैं 3rd वाले आंसर को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप इस तरीके से लिखेंगे अपडेट स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी हम टेबल के डेटा में मॉडिफिकेशन करते हैं तो अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे अपडेट कस्टमर, क्योंकि कौन सी वाली टेबल में करना है, कस्टमर वाली टेबल में। फिर लगाएंगे सेट लिखते हैं हम कोई भी चेंजेस करने के लिए, तो सेट लिख दिया हमने। उसके बाद में किसको सेट करना है, फ़ोन नंबर को जो है ये सेट कर देना है, मतलब कि जो न्यू फ़ोन नंबर करना है वो यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद में दे देंगे कंडीशन, कहाँ पे करना है ये काम, जिसका सी नंबर जो है 1002 हो। तो इस क्वेरी को चलाने से क्या होगा, जिसका सी नंबर 1002 होगा उसका फ़ोन नंबर अपडेट हो जाएगा, मतलब कि ये फ़ोन नंबर सेट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। इसमें बोला है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल कस्टमर हु इज सी नंबर 1002। भाई 1002 वाले सी नंबर को ही क्या करना है, आपको डिलीट करना है, उस रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है। तो इस काम को करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस तरीके से क्वेरी लिखनी होगी। आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एस नंबर 1002। तो इस तरीके से लिखने से क्या होगा, जो रिकॉर्ड होगा वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, जिसका एस नंबर जो है 1002 होगा। सॉरी, यहाँ पे एस नंबर की जगह सी नंबर आएगा, इसी का ध्यान रखना आप लोग, सी नंबर कर लेना यहाँ पे। तो सी नंबर 1002 वाले का जो है पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है एक फूड मिल स्टोर है, तो फूड मिल स्टोर जो है वो जनरेट करना चाहता है बिल हर एक ट्रांजैक्शन के लिए बाइनरी फाइल का यूज़ करके। तो इस काम को करने के लिए जो उन्होंने क्या करा, अपने एक फ्रेंड को जो है हायर किया, मतलब कि रखा, और वो जो फ्रेंड था वो क्या सीख रहा है, पाइथन को सीख रहा है। तो उस फ्रेंड ने करा क्या, एक फाइल क्रिएट करी बाइनरी फाइल, जिसका नाम रखा उसने फूड मिल, और उसके अंदर जो है उसने कुछ डेटा रखा, जैसे कि आइटम नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, जिससे कि जो है वो क्या कर सके, टोटल को कैलकुलेट कर सके, मतलब टोटल अमाउंट जो है उसको कैलकुलेट कर सके। लेकिन उसको जो है कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं, मतलब कि जो कोड है उसमें कुछ अभी मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक कोड दे रखा है आपको, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोड दे रखा होगा और कोड जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, मतलब इस तरीके से इनकम्प्लीट कोड है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है मिसिंग है, स्टेटमेंट 2 में भी देखिए ब्लैंक स्पेस दे रखी है, इसी तरीके से स्टेटमेंट 3 दे रखा है, स्टेटमेंट 4 दे रखा है। तो यहाँ पे जो है आपको फिल करना है, मतलब कि आपको जो है इस कोड को कंप्लीट करना है। बेसिकली आपको जो है बताना है कि यहाँ पे क्या कोड आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पहला वाला जो मिसिंग स्टेटमेंट है इसके लिए क्या कोड लिखना है, इसके लिए जो है आपको बताना है कि कौन सा मॉड्यूल जो है इंपोर्ट होगा स्टेटमेंट 1 में। तो मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो बाइनरी फाइल पे बात कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा पिकल मॉड्यूल। अभी मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फाइल पे वर्क करने के लिए हमें कौन से मॉड्यूल की जरूरत होती है, पिकल मॉड्यूल की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिकल मॉड्यूल। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो इसमें बोला है राइट अ नेम ऑफ फंक्शन टू ओपन द फाइल अलॉन्ग विद द एक्सेस मोड सो दैट एवरी टाइम प्रोग्राम इज रन न्यू कस्टमर रिकॉर्ड विल बी एडेड। मतलब कि स्टेटमेंट 2 में जो है वो आपको फाइल का ओपनिंग मोड बताना है और फंक्शन बताना है कि क्या फंक्शन यूज हो और किस मोड में फाइल ओपन हो, जिससे कि जब भी प्रोग्राम चले तो नया स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड हो वो वहाँ पे ऐड हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसके लिए जो है आपको लिखना होगा ओपन फंक्शन, और ओपन फंक्शन के साथ में जो फाइल आप ओपन करेंगे वो करेंगे डब्ल्यू मोड में, क्योंकि डब्ल्यू मोड में क्या होता है, ओवरराइड हो जाता है, मतलब कि जो पहले था वो हट जाएगा, न्यू डेटा वहाँ पे आ जाएगा। तो हर बार जब भी प्रोग्राम चलेगा तो न्यू रिकॉर्ड जो है वहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरीके से ओपन तो फंक्शन हो जाएगा और डब्ल्यू भी जो है वहाँ पे मोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा WB। इस तरीके से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। बात करते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट की। तो इसमें बोला है राइट अ सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 4। भाई सुटेबल कोड आपको लिखना है स्टेटमेंट 3 के लिए। थर्ड वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड वाले स्टेटमेंट से मतलब है यहाँ पे कोड क्या आएगा, तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे डम्प मेथड को। यहाँ पे आ जाएगा डंप, आप लिख देंगे डंप। देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे डंप, इसके बाद में लिखेंगे आप उस ऑब्जेक्ट को जिसको कि आपको राइट करना है। तो ऑब्जेक्ट है रिकॉर्ड के नाम से, तो यहाँ लिख देंगे रिकॉर्ड,
और इसके बाद में आ जाएगा फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है फाइल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कोड लिख देंगे। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको आंसर में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कोड आपका रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, जो कि है फोर्थ स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वहाँ पे क्या आएगा। तो फोर्थ वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका आ जाएगा पिकल डॉट लोड एफ। इस तरीके से जो है लोड मेथड वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ वाले की। तो इसमें फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि स्टेटमेंट 5 जो है वहाँ पे जो है आपको कोड लिखना है जिससे कि जो है टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो सके। तो फिफ्थ वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ये जो रहेगा फिफ्थ स्टेटमेंट रहेगा और यहाँ पे जो है ये आंसर लिख गया है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 4 रहेगा। इसको आप सही कर लेना। स्टेटमेंट 4 यहाँ पे आएगा और स्टेटमेंट 5 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए ब्लैंक स्पेस मैंने दिया था, ये एक्चुअली में जो है कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे जो है ब्लैंक स्पेस रहेगा, यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन मैंने दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कोड क्या आएगा। तो इस जगह पे जो कोड आएगा वो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देंगे टोटल प्लस इक्वल R4। और R4 क्या है? देखिए R4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे R4 में जो है वो अमाउंट है, आप लोग देख सकते हैं 0 1 2 3 4। तो फोर्थ इंडेक्स पे जो है वो क्या है? अमाउंट है। तो इसीलिए यहाँ पे R4 लिखा जा रहा है। मतलब कि जो स्टेटमेंट 5 है यहाँ पे इस तरीके से आपका टोटल कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट आ जाएगा। मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये आ जाएगा स्टेटमेंट 5 में। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 6 की। तो स्टेटमेंट 6 में बेसिकली यही बोला है कि यहाँ पे जो है कौन सा कीवर्ड आएगा जिससे कि जो है एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सके। मतलब कि ट्राई क्लॉज के साथ में क्या कीवर्ड आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। ये जो है यहाँ पे रह गया है लिखने से, मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देने से रह गया है। ये स्टेटमेंट 6 था बेसिकली। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट ब्लॉक आ जाएगा, जो कि आंसर में मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। तो थोड़ी सी पेपर की सेटिंग में गड़बड़ हो गई है, उस चीज़ को आप लोग एडजस्ट कर लेना, मतलब कि सही कर लेना अपने अकॉर्डिंग। आप लोग को जो है एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको ब्लैंक स्पेस दे सकता है और पूछ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। और इसी के साथ जो हमने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर लिया है। जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन की जो है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।